मेरा नाम सुविज्ञा एस चंद्रा है। मैं मेरा ये 4th अटेम्प्ट था और इस बार मेरे को 394 रैंक हासिल हुई है यूपीएससी सीएसई 2021 एग्जाम में और मेरे को प्रोबेबल सर्विस आईएएस मिलने वाला है। कुछ थोड़ा अपने बारे में मैं बताऊं तो मैंने स्कूलिंग अपनी केंद्रीय विद्यालय से करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से करा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2012 से 2016 तक। उसके बाद मैंने करीब 1 साल जॉब करी है सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में। और जब मेरे को जॉब मैंने 1 साल से थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा मैंने स्क्रैच से शुरू किया था ताकि मुझे क्या कहते हैं बेसिक्स मेरे क्लियर हो जाए और फिर बाद में मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो 2018 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। बाय द वे मेरा पूरा का पूरा एग्ज़ाम का मीडियम इंग्लिश था। तो 2018 में मेरा फर्स्ट क्या कहते हैं अटेम्प्ट था, उसमें प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था। सो उसमें मेरे को एक आइडिया लग गया था कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। उससे पहले मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी। तो पूरा का पूरा मैंने खुद से ही पढ़ाई करी थी क्योंकि मैं घर पे रह के बहुत आराम से और एक अपने पेस पे पढ़ाई कर सकूँ। सो 2018 के बाद 2019 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया फिर से, सो मेरे को काफ़ी अच्छे नंबर मिले एंड देन आई वाज़ क्वालिफाइड फॉर मेंस। मेंस मेंस देने के बाद मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था, बट इंटरव्यू मेरा क्या कहते हैं इंटरव्यू देने के बाद मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता 2019 अटेम्प्ट में। आफ्टर दैट 2020 सेम थिंग हैपेंड, मेरा नाम उसमें भी नहीं आया इंटरव्यू तक जाने के बाद। एंड देन दिस फोर्थ अटेम्प्ट आई सिक्योर्ड रैंक 394। सो करीब 5 साल की प्रिपरेशन थी मेरी, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मेरी जर्नी क्या कहते हैं इस तरीके से थी। सो यूपीएससी जर्नी मैंने थोड़ी थोड़ी बताई दी थी, बट मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी क्या कहते हैं जो आईएएस जो मेरा एक मैं एस्पिरेंट था उस सर्विस को पाने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि पहले मुझे सारा का सारा बेसिक्स स्टार्ट से पढ़ना था। तो उसके लिए प्रीलिम्स पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना था और मुझे ऑप्शनल चूज़ करना था। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज़ करना सही समझा क्योंकि उसके रिसोर्सेज़ काफ़ी सारे थे। उसका जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने देखे थे यूपीएससी के एक्चुअल एग्ज़ाम के, वो मुझे समझ में आ रहे थे। सो मुझे ये लगा कि हालाँकि बहुत बड़ा कोर्स होता है मैथमेटिक्स का, बट मैंने वो ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करी, जो मुझे क्या कहते हैं एक मतलब मेरे को रिलैक्स कर सके, ताकि मैं उसे घंटों-घंटों पढ़ सकूँ और मैं कभी उससे बोर नहीं हूँ, मैं कभी उससे फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ क्योंकि ये सारा का सारा एग्ज़ाम पेशेंस और परसेवरेंस का है। जर्नी के बारे में अगर मैं और बताऊँ तो मेरे पास रिसोर्सेज़ तो बहुत थे, बट मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने मतलब फाउंडेशन कोर्स मैंने कहीं पर भी कोचिंग से नहीं करा क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, वो लिस्ट सबको पता लग जाती हैं। मेरे फ्रेंड्स ने क्या कहते हैं मेरी काफ़ी हेल्प करी, जो मेरे कॉलेज के पास आउट फ्रेंड्स थे, वो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे मुझे काफ़ी आइडिया मिला कि मुझे कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और कौन से बेसिक बुक्स है जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, ये सारी चीज़ें इससे मेरे को आइडिया लग चुका था। फिर करंट अफेयर्स के लिए भी मैं क्या कहते हैं विजन आईएएस का क्या कहते हैं करंट अफेयर्स यूज़ करता था। बट वो वो एक इकलौता सोर्स नहीं था। वो न्यूज़पेपर से क्या कहते हैं उसके साथ मिला करके उसे करना पड़ता था। तो एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना, अ, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है एनसीईआरटी, उनको रेगुलरली पढ़ना, लक्ष्मीकांत को एटलीस्ट 10 टाइम्स तो पढ़ना और ये सारी चीज़ों से ही क्या कहते हैं मेरी यूपीएससी की जर्नी डिफाइन होती है। मैं प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2018 अटेम्प्ट था उसमें प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था, बट 2019 में मेरा प्रीलिम्स इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये समझा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है लेकिन हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो हमें उसमें से एक छँटाई करनी पड़ेगी, छाँटना पड़ेगा। वी हैव टू चूज़ few things that are important for the exam and yeah, other things that are not important, क्योंकि
कोई भी इंसान सब कुछ नहीं पढ़ सकता, तो हमें उसके लिए स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा कि कितनी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और कितनी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी चाहिए। अ, जीएस जीएस 1 जो प्रीलिम्स का पेपर 1 है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे को मिला के उसके साथ इकोनॉमिक्स का कोई अच्छा सा सोर्स, मोस्टली काफ़ी लोग क्या कहते हैं, मृणाल सर के नोट्स को काफ़ी अच्छे से रेफर करते हैं, वो बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी हैं। अ, हालाँकि बड़े हैं, लेकिन एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझा देता है। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से ग्रास्प कर लिए, तो इनमें से जो क्वेश्चन्स आएँगे तो एटलीस्ट आप क्या कहते हैं, उन बेसिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप 50 क्वेश्चन्स का तो नंबर टच कर सकते हैं आराम से। और आजकल के कट ऑफ से देखने में लगा है कि सिर्फ 50% मार्क्स ही चाहिए होते हैं। तो आप हाई एक्यूरेसी से 70 से 75 क्वेश्चन करें, तो आपका प्रीलिम्स अ, हो सकता है। इतना ईज़ी नहीं है, बट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। बात करते हैं सीसैट की। सीसैट की मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरा स्ट्रेंथ एरिया मैथमेटिक्स था और लॉजिकल रीज़निंग मेरे को अच्छा लगता था। तो मैं इन्हीं 2 सवालों पे क्या करता था, फ़ोकस। तो मेरा टारगेट यही था कि मेरे को सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं और मेरे को सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है 66.66 मार्क्स की। तो उस हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ हाई एक्यूरेसी के साथ मेरे को मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग करना है। मैं पैसेज नहीं करता था क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा-सा डाउट्स आते थे और अ, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता था, तो उसके लिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता था क्योंकि 1 आध 2 क्वेश्चन से ही बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अ, ये हो गया प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में मैंने बता दिया। एस्से के लिए मैं आपको बताता हूँ, एस्से मेरा बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट मैंने क्या किया कि विज़न से मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी एस्से राइटिंग के लिए। तो उसके लिए जब मेरे को एस्से में नंबर ही नहीं आए, मेरे को एक फर्स्ट टेस्ट पेपर में मुझे 60 नंबर आए थे, जो कि लोग जो क्या कहते हैं सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, उनके 120, 130 इस टाइप से आते हैं, तो मैं कहीं पर भी कॉम्पिटिशन में नहीं था। तो मुझे एक बार क्या कहते हैं किसी से गाइडेंस लेनी थी, तो विज़न की मेंटरिंग मैंने अ, ली और उसमें क्या कहते हैं मेरे को एक सर ने वहाँ पे अच्छे से सिखाया कि एस्से को कैसे टैकल करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऐसे में मैंने एक और सोर्स यूज़ किया जिसमें मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों के वीडियोज़ देखे जो क्या कहते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने किस तरीके से ऐसे को टैकल किया वो देख कर के मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि ऐसे मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखना है, उसके पैराग्राफ्स का स्टाइल सेम होना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। मैं अपने आप में हेडिंग्स यूज़ करता था ताकि मैं अपने पूरे ऐसे को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर सकूँ और पढ़ने वाले को ईज़ीनेस रहे। यही मेरा टारगेट होता था। सिंपल 10 टू 12 क्लास की लैंग्वेज लिखना मेरा क्या कहते हैं एम था ताकि मैं अपनी बात को सिंपल से सिंपल तरीके से बता सकूँ। अ, नेक्स्ट होता है कि मेंस में जीएस 1, 3, 4 इनका मैं सेपरेटली बता देता हूँ। जीएस 1 के लिए तो हमारा मोस्टली स्टैटिक ही क्या कहते हैं होता है पढ़ने के लिए। तो करंट में आई थिंक कि वुमेन्स इश्यूज़ और अ ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब चेंज होती रहती है या फिर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबलाइज़ेशन से क्वेश्चन आ सकता है, बट मोस्टली वो स्टैटिक ही रहता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसके हम क्रिस्प नोट्स बना सकें और अगर नहीं बना पाएँ तो हम किसी से उसको मतलब किसी टॉपर के हम नोट्स देख सकें। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि हमें प्रिसाइज़ वे में हमें मेंस का आंसर लिखना होता है। हमें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना होता है आंसर को ताकि चेक करने वाले को ये समझ में आ जाए कि हाँ, इस बंदे या फिर इस कैंडिडेट को आता है, ये ब्लफ नहीं कर रहा है। जीएस 2 में पॉलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन ये मेरे को 2 टॉपिक लगते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ स्कीम्स हो गए आपके या फिर क्या कहते हैं लॉज़ हो गए जो कि बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिक्स है अपना स्टैटिक पोर्शन का और करंट अफेयर्स का। हमें उन उन आंसर्स में कैसे हम करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे डाल सकते हैं, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जीएस 3 पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है और उसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे
हमारे पास एक बहुत अच्छा सोर्स है मृणाल सर के नोट्स। मृणाल सर के नोट्स एक बार पढ़ सकते हैं अगर, क्योंकि वो काफ़ी मतलब बल्कि दिखते हैं, बट आप उसको अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा GS3 के रिस्पेक्ट में। एंड पीपल हैव परफॉर्म्ड वेल आफ्टर रीडिंग द सोर्स दैट आई हैव मेंशन्ड फॉर GS3। और उसके बाद ये GS1 2 3 हो गया। GS4 के लिए मैंने हमेशा लेक्सिकॉन जो एक किताब है उसको मैंने रेफर किया है। उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे। उसके जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं वो देखे थे, और उसके बाद फिर जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था तो मुझे समझ में आ गया था कि लेक्सिकॉन अपने आप में बहुत ही बड़ी बुक है। उसको हमें मतलब बॉयल डाउन करके बहुत ही पर्टिकुलर सेक्टर्स या पर्टिकुलर चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें मतलब हम चैप्टर में भी सब पार्ट्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि कभी काम नहीं आए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आती है, जैसे कि सिटीजन चार्टर के बारे में पूछ सकते हैं, प्राइवेसी के बारे में पूछ सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स की वैल्यूज के बारे में पूछ सकते हैं, वैल्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको हमें ये नहीं देखना है कि हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखे, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट आंसर्स लिखने में GS4 में हेल्प मिलता है, क्योंकि बहुत ही लेंदी पेपर होता है। ऑप्शनल के बारे में मुझे नहीं लगता कि सब लोगों के लिए रेलेवेंट होगा, बट मैथमेटिक्स का ऑप्शनल मैंने लिया था और मैंने IMS के नोट्स रेफर करे थे। मुझे उसे काफ़ी टाइम लगा था। उसकी स्ट्रैटेजी के लिए मैं अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको मैं बाद में परस्यू करता हूँ। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज से हेल्प ली थी, और मेरे को गाइडेंस के लिए मेरे सीनियर्स मेरे को हेल्प करते थे। जनरली क्या था कि मैंने अपने डैप से अपने क्वेश्चंस बनाए थे, और उनको मैं बार बार सेम टू सेम क्वेश्चन, जो 10-15 क्वेश्चन थे अपने बारे में जो मैं बता सकता था, उनको मैं हर समय मिरर रीडिंग प्रैक्टिस करता था। मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करता था और मैं उनको बोलता था कि आप मेरे को क्वेश्चन पूछो और आप बताओ कि मैं किस तरीके से आंसर कर पाता हूँ। एक स्मूथ और कॉन्फिडेंट वे में अगर मैं आंसर कर पा रहा हूँ, तो मैं उन्हें बता देता था कि आप मुझे बता दीजिए कैसा आप मेरा परफॉर्मेंस है, किस तरीके से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे। और सेम थिंग मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी करता था। मैं फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछता था उनके डैप से, और अ, उनको मैं उसी तरीके से फीडबैक देता था। बुक लिस्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हमें ये देखना है कि पहले हम चैप्टर्स डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए लक्ष्मीकांत मैंने रेफर करी थी। आपको अगर कोई और सोर्स अच्छी लगती हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत जो है वो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करके बनाई गई है किताब। तो डेफिनेटली कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई भी किताब हो सकती है, बट लक्ष्मीकांत वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक एट माय पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये पॉलिटी का हो गया है। इसके अलावा मैंने पॉलिटी के लिए कोई और बुक नहीं यूज़ करी थी। अ, फिर हिस्ट्री के लिए देखा जाए तो स्पेक्ट्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अगर जीएस का कोर्स देखें, GS1 का, तो हमें दिखता है कि 18th सेंचुरी के बाद से जो इवेंट्स हैं उनका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। उससे पहले सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ही क्या कहते हैं यूपीएससी के फोकस में है। तो हमें वो डिसाइड करना है कि हमें एंशिएंट और मिडिएवल में एनसीईआरटी से कितना पढ़ना होता है। बाकी हमें क्या है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज वेरी गुड बुक। आप बिपिन चंद्रा की इंडिया क्या कहते हैं, 2 किताबें हैं उसकी, एक इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की एक और किताब है। तो जो इंडिपेंडेंस के पहले वाली है वो बुक आपको एक स्टोरी फॉर्म में होगी, काफ़ी बल्कि है, बट एक बार आप उसे पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही नेचुरल फ्लो में आंसर्स लिख सकेंगे। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं। अ, नेक्स्ट है कि जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, वो मुझे लगता है कि यूपीएससी से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मोस्टली क्या है, फोकस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में रहता है, और इंडिपेंडेंस के बाद वाला मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, और जो कि इवेंट्स चल रहे हैं या फिर कोई पास्ट इवेंट हुआ है जिससे क्या है हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कुछ चेंज हुआ है, या फिर कुछ ऐसा इवेंट आया है जो कि हमारा वाटरशेड मोमेंट हो, लाइक 1991 रिफॉर्म्स जो हुए थे। इस टाइप की चीज़ों के लिए आप वो बुक परस्यू कर सकते हैं, बट आपको कोई और सोर्स भी अगर अच्छा लगता हो तो यू कैन डू दैट। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं स्टैटिक पोर्शन से, बट ज्योग्राफी पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्रॉप्स वगैरह के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन समझना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो वर्ल्ड वेदर है, वो किस तरीके से आपका चलता है, इंडियन मॉनसून कैसे चलता है, ये सब चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये इतने ईज़ी पोर्शंस होते हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो बाकी लोग पढ़ चुके होते हैं और हो सकता है कि आप उसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाएँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ज्योग्राफी की। हालाँकि इतने ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं बट उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जीएस के लिए। अ, फिर आते हैं इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। वो आपने अगर एक बार पढ़ लिए तो आपको आप कोई और चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अ, फिर इसके बाद रह जाता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए एक 11th क्लास की टेक्स्ट बुक आती है एनसीईआरटी की, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ-साथ नितिन सिंघानिया बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, उसको आप पढ़ लें। तो आपका वो सिर्फ़ एक ही चैप्टर होगा। फिर आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करके प्रीलिम्स में या मेंस में आपको अगर कोई चीज़ लगे कि हाँ, ये टॉपिक जैसे मैंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का एग्ज़ाम्पल दिया, वो अगर आपको लग रहा है कि कोई ट्रेंड बन रहा है कि यूपीएससी का ये फ़ेवरेट एरिया है, तो आप उसको अलग से पढ़ लें। बट पूरी की पूरी नितिन सिंघानिया आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लेता है। नेक्स्ट ये तो मेरे सोर्स हो गए हैं। आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम अगर जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसका आंसर सही से लिख नहीं पाते हैं। सो पेपर चेक करने वाले पे ये इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि हाँ, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स या डिफरेंट डायमेंशंस को हम उसमें एनालाइज़ कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ के और प्रैक्टिस करके समझ में आएगी। फिर इसके आंसर राइटिंग के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी लेंगे तो फिर आपके पास अ, आपको 3 घंटे में उन टेस्ट को कंप्लीट करना है ताकि आप अपने मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा करके एग्ज़ाम से पहले करेक्ट कर पाएँ। फिर आते हैं कि अ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बोलूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जीएस के लिए ख़ास तौर से क्योंकि एक ट्रेंड पता लगता है कि आपको क्या-क्या सवाल पूछा जाता है और ये सेम चीज़ ऑप्शनल के लिए भी लागू होती है। अ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मत छोड़िए बल्कि उनको पढ़िए और देखिए कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, कितने पार्ट्स में पूछता है और क्या-क्या एक्शन वर्ड्स जैसे क्रिटिकली एनालाइज़, इवैल्यूएट, एलुसिडेट ये सारी चीज़ों का क्या मीनिंग है, उनके मॉडल सॉल्यूशंस कोचिंग क्लास से आप देख करके आप यूपीएससी का एक पैटर्न समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से सवाल पूछता है। नेक्स्ट आते हैं कि यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आपको क्या कहते हैं बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर नहीं है, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। आजकल बहुत डिफरेंट सोर्सेज़ होते हैं, जो कि ऑनलाइन बेसिस पे भी आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव अ, प्लान्स में आपको क्या कहते हैं जीएस का फाउंडेशन कोर्स करा सकते हैं। आई वुड रिकमेंड दैट क्योंकि वो आप घर पे बैठ के आराम से ऑनलाइन वीडियोज़ देख सकते हैं और आपको सिर्फ़ इंटरनेट कनेक्शन का ही क्या कहते हैं कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट इज़ मच मोर सस्टेनेबल इन द वे कि आप जब चाहें वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं अपने कम्फर्ट में। तो आपको ट्रैवल टाइम और आपका बाहर क्या कहते हैं कोई कमरा लेकर के रहना, फिर खाना और लॉन्ड्री और ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो देखना ही आपका क्या कहते हैं जो टाइम आप सेव कर सकते हैं, शायद ऑनलाइन सोर्सेज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो कोचिंग मैं रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल जिसको बेसिक्स भी नहीं आते, जैसे मुझे बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आते थे, आई शुड हैव डन कोचिंग बट बिकॉज़ ऑफ नॉट डूइंग कोचिंग आई टूक अ, मोर देन द रिक्वायर्ड टाइम कि मेरे को 5 साल लगे अपना अ, मतलब जो सर्विस के लिए मैं एस्पायर कर रहा था, वो मिलने के लिए। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ही आपको पता लगेगा कि आपकी परफ़ॉर्मेंस किस तरीके से जा रही है, आप कितना इम्प्रूव करने करेंगे, क्या आपको कमेंट्स मिलते हैं स्पेशली मेन्स आंसर राइटिंग में ताकि आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स कर सकें और आप ये भी फ़ील कर सकें कि हाँ, कोई बेस्ट कॉपी अगर कोई कोचिंग क्लास अपलोड करता है, तो आप उसके बराबरी में कितना आ पाते हैं। वो कंपैरिज़न करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 0 नंबर मिले,
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया या फिर वो चेक करने वाले को ही नहीं समझ में आया। और अगर आपको कंपैरेटिवली जैसे आपको 3 नंबर मिले और किसी को 8 नंबर मिले, तो आप अपना और उसका आंसर अगल-बगल रख के देखिए और आप ये समझिए कि उसको क्यों 8 नंबर मिले, मुझे क्यों 3 नंबर मिले। इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन्स के जो आंसर गिविंग पैटर्न है या फिर एक स्टाइल है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है। बट उसके अंदर हमें किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ आपको मस्ट है और आपको एक अच्छा नंबर नंबर ऑफ टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए बोथ प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाएगा। आप उसको हो सकता है कि आप 2-3 बार ही पढ़ें, अगर आपको याद हो जाता हो, बट एनसीईआरटी को स्किप मत करिए। मैंने अपने केस में एनसीईआरटी सिर्फ 9, 10th 11, 12th इतनी ही मैंने पढ़ी थी। मैं 6, 7, 8 तक नहीं गया था क्योंकि जो जो छोटी कक्षाओं में जो क्या कहते हैं पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, वो मोस्टली क्या कहते हैं बड़ी क्लासेस के टेक्स्ट बुक्स में कवर हो जाता है। और अगर कोई कुछ छोटे-मोटे टॉपिक्स अगर रह जाते हों, तो आपको क्या कहते हैं वो आप अलग से गूगल सर्च करके कवर कर सकते हैं यूपीएससी का सिलेबस देख करके। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़नी चाहिए? आपको ये देखना है कि पहले आप फर्स्ट रीडिंग लगा लें और आप कोई भी मार्किंग नहीं करें। आप कोई भी अंडरलाइन नहीं करें क्योंकि आप सेकंड, थर्ड रीडिंग करेंगे तब आप हाइलाइटर या फिर पेंसिल के अंडरलाइन से आप उसे वैसे ही आप करने ही वाले हैं। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हो या जो आपको समझ में नहीं आता हो, ये सारी चीज़ें आप मार्क करेंगे या फिर कोई आपको पर्टिकुलर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है, वो चीज़ के लिए आपको हाइलाइटर यूज़ करना है। आप पहली बार में मैं हाइलाइट करने के लिए आपको एनसीईआरटी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बट सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये आपको समझने के लिए पहले किताब पढ़नी होगा और उसके बाद फिर आप पीवाईक्यूज़ देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और ये समझें कि क्या होता है एग्ज़ैक्टली किस तरीके से और कितना पढ़ना होता है। नेक्स्ट है कि अ एनसीईआरटी ओल्ड या न्यू मुझे लगता है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छी सोर्स थी। मुझे कोई उसमें कोई शॉर्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो कई सालों से एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, उसे कर सकते हैं। बाजीराव की येलो बुक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं। देखिए मैंने ना येलो बुक मैंने पढ़ी नहीं है। मेरा जो सोर्सेज़ थे वो मेरे न्यूज़पेपर के सोर्स और जो एनसीईआरटीज़ था उसी से रिलेटेड था और मैं क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के लिए अपना विज़न 365 जो भी था मेंस 365 प्रीलिम्स 365 ये जो था, उसके लिए मैं उसी से रेफ़र करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने इयर्स का करंट अफेयर्स ज़रूरी है? मुझे ये लगता है कि अब यूपीएससी का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स इज़ नॉट इनफ। तो आपको मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप 5 साल के पुराने करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि वो फ़ीज़िबल नहीं है। आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप जब भी क्या कहते हैं कोई भी चीज़ पढ़ें कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई मैगज़ीन से पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, उसको आप एक बार गूगल कर लें। गूगल करके जैसे कि इंडिया-यूएस रिलेशन है, तो उसके बारे में आपको सर्च कर लेना चाहिए कि यूएस-इंडिया रिलेशन कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अगर अभी क्या कहते हैं आप बोलें कि ताइवान और जापान का रिलेशन है, वो हो सकता है कि करंट अफ़ेयर्स में बहुत हॉट टॉपिक हो, लेकिन उसकी ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानने की इतनी मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास हमेशा लिमिटेड टाइम होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से चीज़ें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए ताकि हमें एफर्ट वर्सेस बेनिफिट का रेशियो हमारा सबसे ज़्यादा हो। तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 साल का करंट अफेयर्स आप कर लें। 2 साल का इस तरीके से कि आपने जब स्टार्ट करी प्रिपरेशन जैसे 2023 के लिए शुरू करी तो आप आज से न्यूज़पेपर रिलिजियसली पढ़ें, कोई भी दिन न्यूज़पेपर नहीं छोड़ें। तो आपका उतने से बहुत अच्छे से हो जाएगा और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स होती है मंथली वाली, उनको आप डिटेल में पढ़ें क्योंकि जो पीटी 365 और मेंस 365 है, वो आपका रिविज़न मटीरियल है, वो आपका स्टडी मटीरियल नहीं है। तो उसके लिए आपको मंथली मंथ टू मंथ आपको क्या कहते हैं, पूरा का पूरा परस्यू करना चाहिए करंट अफेयर्स ताकि आप
आपका रिटेंशन पावर बढ़ जाए। और जो वो मंथली मैगजीन्स में जो इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें प्रीवियस ईयर, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, लास्ट के 3-4 ईयर्स तक जो भी चीजें थी उनका बैकग्राउंड वो बॉक्स में बना के देते हैं। ये चीज पीटी और मेंस 365 में नहीं मैंने ऑब्जर्व करी, मतलब कम थी इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसको ज्यादा बल्कि डॉक्यूमेंट नहीं बनाना होता है। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, आप किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, वो करंट अफेयर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी से हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन चल रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ, जो एक लॉ आया था जिसमें क्या कहते हैं, इंडिविजुअल को टेररिस्ट क्या कहते हैं हम घोषित कर सकते थे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट। तो वो चीज़ न्यूज़ में बहुत चल रही थी और वो चीज़ डायरेक्टली मेंस में पूछ भी ली थी। वो 1 या 2 मंथ पुराना इश्यू था, लेकिन उसमें काफ़ी मीडिया कवरेज था, तो उस चीज़ को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर से हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ पूछी जा सकती है और क्या नहीं। अ, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एडिटोरियल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, नेशनल न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, लोकल न्यूज़ को हमें छोड़ देना होता है और आप पॉलिटिकल न्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता। अ, कितने साल का करंट अफेयर, मैंने वही बताया कि आप कोचिंग जब शुरू कर रहे हैं या फिर आप एक मतलब 2023 का अटेम्प्ट शुरू कर रहे हैं, तो 2022 के अब से आप शुरू करेंगे, तो आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए और उसको सप्लीमेंट करिए मंथली मैगज़ीन से। तो उसमें वो क्या है, बहुत डिटेल में देते हैं और पुराना जो भी है 3-4 साल का जो भी बैकग्राउंड होता है वो आपको पता लग जाएगा। यूपीएससी के मैगज़ीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ मैगज़ीन्स, जैसे कि मंथली मैगज़ीन्स हो गए या फिर योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब क्या है कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर के मैगज़ीन में जो कंपाइलेशंस होते हैं कोचिंग क्लास के, वो आपका रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है, वो आप उसे रेगुलरली परस्यू करें। बट करें तो आप इतना करें कि आपको रिवाइज़ करने का टाइम मिले और आप उसे दोबारा पढ़ सकें। अ, आप कोशिश ये करिए कि 2 सोर्सेज़ से आप उसे टैली कर लें। और इसका मतलब ये नहीं कि 2 मतलब मंथ ऑफ मई या फिर मंथ ऑफ जून के लिए आपने 2 100-100 पेजेज़ की किताबें दोनों पढ़ी। ऐसा मत करिएगा क्योंकि वो बहुत हेवी हो जाएगा। आप एक काम करिए, एक पर्टिकुलर कोचिंग क्लास का आप अच्छे से करंट अफेयर के मैगज़ीन पढ़िए और दूसरे का बस आप इंडेक्स खोल के देख लीजिए और इंडेक्स से इंडेक्स टैली कर लीजिए। अगर आपका क्या कहते हैं 100-200 न्यूज़ हैं अगर किसी मैगज़ीन में, तो उसमें से हो सकता है कि 6-7 आपको नई इन्फॉर्मेशन मिले, उन्हीं को खोल करके आप पढ़िए और आप इसमें ये नहीं सोचिएगा कि अरे मेरे को वो भी पूरी पढ़ लेनी चाहिए। इससे आपको कोई लिमिट नहीं समझ में आएगी, तो आप एक ही मैगज़ीन पे स्टिक रहिए। वो आप अपने फ्रेंड्स और क्या कहते हैं गाइड्स या फिर मेंटर्स से आप पूछ के परस्यू कर सकते हैं। मैंने मैंने विज़न आईएएस की क्या कहते हैं मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन फ़ॉलो करी थी, तो उससे मेरे को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इन्फॉर्मेशन पता लग गई थी। तो वो मेरे को अच्छा लगता था और मैं उससे काफ़ी हैबिचुअल भी हो गया था, तो मुझे उसे पढ़ने में अच्छा लगता था। अ, मैगज़ीन्स हमें कैसे पढ़नी चाहिए? मैगज़ीन में हमें ये देखना है कि हमें सारी चीज़ें उसमें से नहीं ग्रास्प करनी है। अ कोचिंग क्लासेस क्या करते हैं कि वो बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आपको कंपाइल करके दे देते हैं, लेकिन इतना सारा का सारा रिटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपको उसमें से सॉर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए आपको बैकग्राउंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पॉज़िटिव्स, नेगेटिव्स, एडवांटेजेस, वे फॉरवर्ड इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो उसमें आप उसको अ, सॉर्ट कर सकते हैं कि आपका हो सकता है कि 100 पेज का डॉक्यूमेंट हो, लेकिन आपका इफेक्टिवली आपको सिर्फ़ 20 या 25 पेज ही पढ़ने पड़े। लेकिन मेंस के लिए अलग गेम हो जाता है, उसमें पॉज़िटिव, नेगेटिव्स ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप छाँट के पढ़ सकें। सारे पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, बट आप सारे के सारे कवर करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माइंड में डालेंगे, उतना ही आपका रिटेंशन पावर में अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने माइंड को ज़रूरत से ज़्यादा ना पुश करें। नेक्स्ट है अ, मैंने यूपीएससी की तैयारी 2018 में शुरू करी थी और तब से लेके अब तक मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिए थे और धीरे-धीरे हर हर ईयर में मैंने क्या कहते हैं कुछ नया-नया सीख करके इम्प्रूवमेंट्स करे और तब जाके मेरी इस बार रैंक आई है। यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैंने 1 साल जॉब करके फिर बाद में
यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो उससे मुझे क्या हुआ कि मेरे को कॉर्पोरेट का भी एक एक्सपोज़र हो गया और मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, वहाँ पे लाइफ़ कैसी है और अब यूपीएससी के लिए मैंने तैयारी करी, तो मेरे को दोनों चीज़ का अब एक्सपीरियंस है। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो लाइफ़ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो कि एक कंसिस्टेंसी हमें रखनी होती है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स, तो उसके लिए आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जो कि प्राइवेट में अच्छे से जॉब कर रहे होंगे, उनको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक कंपैरिज़न अगर होता हो, तो उस चीज़ के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका एक गोल है, आपका एक एस्पिरेशन है, उसके लिए आपको फाइट करने के लिए आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन से भटकना नहीं है। तो इसके लिए आप अ, जॉब का एक एक्सपीरियंस लेकर के फिर कर सकते हैं और अगर कोई क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यूपीएससी के लिए सिंस क्लास 12th क्या कहते हैं सपना देखता है, तो आई वुड से कि कॉलेज का एटलीस्ट फर्स्ट 1 और 2 इयर्स तो आप कॉलेज के पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। क्योंकि अ, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक मैराथन है और आप जितना जितना लंबा उसे खींचेंगे, हो सकता है कि उतनी आपकी कैपेसिटी कम हो जाए। तो एक राइट अमाउंट ऑफ टाइम विद राइट नॉलेज एंड राइट मैच्योरिटी आपको क्या कहते हैं, आप एग्ज़ॉस्ट ना हो जाएँ। तो उसके लिए आप ये करें कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहें कॉलेज टाइम में, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें और जब आपको फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू करनी है, तो आप अपने फाइनल ईयर में शुरू करें, ताकि उस टाइम पे जब लोग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, उस टाइम पे आपका गोल बिल्कुल डिफरेंट हो के आप ना ही कैंपस प्लेसमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो, ना ही आप क्या कहते हैं, किसी की लाइफ से मतलब कंपैरेटिवली आप अपने आप को डिमोटिवेट करें। तो उसके लिए आपको कॉलेज लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली एज़ वेल और उसके बाद फिर बाद में फाइनल ईयर में आप शुरू कर सकते हैं। फिर डेली कितने घंटे पढ़ाई करी मैंने मैं मैं जब शुरुआत करी थी मैंने 2018 में तो मैं 10 घंटे तो पढ़ लेता था। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा रिटेंशन पावर नहीं रहता था, काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता था। अब जब क्या कहते हैं मेरा 4th अटेम्प्ट तक आया था तो मैं 5 टू 6 आवर्स डेली पढ़ता था और उसके बाद मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करता था। तो इफेक्टिवली आवर्स नंबर ऑफ आवर्स तो काफ़ी ज़्यादा थे बट वो टेस्ट पेपर का जो ज़ोन होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इफेक्टिवली 5 टू 6 आवर्स की पढ़ाई मैंने करी थी एवरीडे। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन मुझे सबसे पहले तो अ, मेरे रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स में मेरे एक मामा जी आईएएस रिटायर हो चुके हैं और उनका निधन भी हो चुका है। उनसे मेरे को मोटिवेशन मिला और मेरे एक और मामा जी हैं जो कि आईपीएस रिटायर्ड हैं। उन दोनों को देख कर के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे ही कॉलेज से पास आउट थे, वो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड किया और उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। खुद को मोटिवेट मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसे रखा कि मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे आईएएस ऑफ़िसर बनना है और जब भी मैं लो फ़ील करता था तो मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली पेरेंट्स इन लोगों से डिस्कस करता था और जब वो लोग मेरे को सपोर्ट करते थे, तो उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता था और एटलीस्ट 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक तो मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ पाता था। फिर बाद में जब मेरे को क्या कहते हैं, जब लो पॉइंट आता था तो फिर से मेरे को एक डोज़ लेना होता था अपने फ्रेंड्स, फैमिली या पेरेंट्स से। तो उस तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट रखता था। बट अगर कभी कोई परफ़ॉर्मेंस में क्या कहते हैं लो आ जाए मेरा या फिर मार्क्स नहीं आ रहे हों, तो उसको मैं ये देखता था कि जो सजेशंस मेरे को मिले या फिर जो मेरे शॉर्टकमिंग्स थे उसको मैं इम्प्रूव करूँ रादर देन कि मैं वो मार्क्स जो सुपरफिशियल हैं और जिससे यूपीएससी का कोई लेना-देना नहीं है, उन पे मैं ज़्यादा क्रिब ना करूँ। नेक्स्ट है कि टाइम टेबल कैसे बनाया? मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि आप लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट इनके बीच में अपने पढ़ाई का शेड्यूल बना दें। जैसे कि आप लंच से पहले आप सिर्फ़ ऑप्शनल का पढ़ें, लंच और डिनर के बीच में आप सिर्फ़ जीएस का पढ़ें, डिनर के बाद आप रिविज़न करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक ब्रॉड स्केलेटन है। पर आवर या पर हाफ एन आवर का शेड्यूल इतना ज़्यादा फ़ीज़िबल मेरे लिए नहीं होता था। लेकिन मैं स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ने के लिए जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उनको क्या कहते हैं 10-12 बार पढ़ने के लिए मुझे एक शेड्यूल बनाना पड़ता था ताकि कम से कम टाइम मेरा वेस्ट हो।
ऑप्शनल मैंने इस तरीके से चूज़ किया था कि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उससे मैंने सीधा कोरिलेशन देखा कि उसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ा जाता, तो मेरे लिए वो ऑब्वियस चॉइस था। मीडियम मैंने इसलिए चूज़ किया इंग्लिश, क्योंकि मेरा स्कूलिंग पूरा इंग्लिश में हुआ है, तो उसके लिए मेरे को कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था। अ, यूपीएससी के टाइम पे सोशल मीडिया का यूज़ मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो उसमें क्या है कि कभी-कभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और दूसरा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन, इस ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ऑफलाइन, क्योंकि मैंने स्कूलिंग अपनी ऑफलाइन मोड में ही करी है, तो फिर मेरे को ऑफलाइन मोड में ज़्यादा अच्छा लगता है। बट कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन मिलेगी, तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, हमें वो परस्यू करना ही पड़ेगा। तो एक मिक्स आप रख सकते हैं। लेकिन कोचिंग क्लासेस, जो वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन आराम से देख सकते हैं। वो आपको ज़्यादा कन्वीनिएंट पड़ेगा और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। अ, नेक्स्ट है कि दिल्ली जाना ज़रूरी है क्या यूपीएससी के लिए? आई आई डोंट थिंक। रादर मैं कहता हूँ कि आप घर पे अपनी कंफर्ट में अपने पेरेंट्स के पास रह कर के पढ़ाई करें, ताकि आप एक पीस ऑफ माइंड से क्या कहते हैं कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करते रहें। और जब क्या कहते हैं ऑनलाइन सोर्सेज़ इतने सारे अवेलेबल हैं, इतना मार्केट क्या कहते हैं डेवलप हो चुका है, तो आप उसको डेफ़िनेटली टैप कर सकते हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकें। जब आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी लगे कि आपको फिज़िकली किसी से मेंटरशिप लेनी हो, तो ही आप दिल्ली आएँ। वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के, लाइक 1 वीक और 2 वीक, ताकि आप किसी रिलेटिव के घर पे रह के आप मुखर्जी नगर या करोल बाग जा सकें, या ओल्ड राजेंद्र नगर, जो जिससे वो फेमस है जगह, उसके लिए आप करें। एक एक क्वेश्चन है, सिलेबस समझ में नहीं आता। सिलेबस एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ही सिम्प्लिफाइड वे में लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है मेंस का। तो आप हर टॉपिक जो पढ़ते हैं, उसको आप एक बार देखें कि किस किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है। तो टॉपिक वाइज़ अगर आप चीज़ें देखेंगे और आप न्यूज़पेपर से रिलेट करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ, यूपीएससी ने सिलेबस इस तरीके से क्यों बनाया है। नेक्स्ट है कि मैप्स मैप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप्स से प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो मैप्स क्या करिए कि आप अपने दिमाग में मैप चिपका लीजिए और उसको डेली क्या कहते हैं एटलीस्ट 5 मिनट्स आप ग्लांस करिए। नेक्स्ट है नोट्स या टेक्स्ट बुक। आई थिंक नोट्स आप मिनिमम से मिनिमम रखें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अ, आप टेक्स्ट बुक्स को रेफर करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स काफ़ी एरर फ्री होती हैं और उनको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। बट कुछ लोग अपने हैंड रिटन नोट्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि लिखावट एक हाथ से लिखने के बाद याद, मतलब रिटेंशन पावर ज़्यादा होता है और आपका एक पिक्टोरियल मेमोरी भी काफ़ी अच्छी काम करती है। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? आप न्यूज़पेपर के नोट्स आप चाहें तो नहीं भी बनाएँ, क्योंकि वो बहुत बल्की हो जाते हैं। आप टेक्स्ट बुक्स के भी नोट्स नहीं बनाएँ, आप हाइलाइटर लेके उनको क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लें। नोट्स आप किस चीज़ के लिए आप बना सकते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो आपको कहीं से भी नहीं मिल रही है और आपने कहीं से सीखी, या फिर कोचिंग क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो उनके आप नोट्स ज़रूर बनाएँ। क्योंकि वो चीज़ जो है, वो कोचिंग क्लास के वीडियोज़ आप बार-बार 2-2 घंटे के हर दिन आप देख नहीं सकते। तो उसके लिए नोट्स बनाना मतलब मायने रखता है। रिवीजन रिवीजन के लिए हमें ये देखना है कि हम रेगुलर एक टारगेट बना दें, एटलीस्ट हम पर मंथ बेसिस पे हमने जो पढ़ा है हम एक बार रिवाइज कर लें, स्पेशली स्टैटिक टेक्स्ट बुक्स और करंट अफेयर्स की मैगज़ीन। इतना करें तो पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आपका बेस्ट तरीका है कि आप रिपीटेडली पढ़ें। अगर आपको लक्ष्मीकांत 20 बार भी पढ़नी पड़े, तो आप 20 बार पढ़िए, डेफ़िनेटली आपको 21वीं बार सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन किसी को कम करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा करना पड़ता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट एफर्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। मैंने भी कहते हैं बहुत बार पढ़ा था, तब जाके मुझे याद हुआ। मेरा जनरल स्टडीज़ जो है, वो मेरा स्ट्रेंथ एरिया नहीं है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा था। उम पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? पढ़ाई में मन ऐसे लगाइए कि आप आपका एक सपना है, आपको उसे पूरा करना है, तो उसके लिए आपको कोई भी ऑब्स्टेकल, चाहे पढ़ाई हो या चाहे क्या कहते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, उसको आपको अ, छोड़ के आगे बढ़ते रहना है। फिर मेरी तरफ से टिप्स मैं बाद में दूँगा। अब मैं क्वेश्चन्स आपके ले लेता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ कि क्या-क्या है। I complete my 12th now. I am in BA first year. So how I start my preparation?
मतलब वो 12th अभी पास किया, फर्स्ट ईयर में है। मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। आप एक कॉलेज में गए हैं, तो आप कॉलेज की पढ़ाई को आप सीरियसली लें, उसको आप पढ़ाई करें, और आप फाइनल ईयर में क्या कहते हैं डिसाइड कर सकते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई आपको कितने, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ टाइम आपको देना है, या कि कॉलेज में 50% आप टाइम दे दें और 50% यूपीएससी की तैयारी करें। बट फर्स्ट ईयर में आई वुड नॉट रिकमेंड। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर बहुत अच्छी हैबिट है, उससे यूपीएससी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। मतलब न्यूज़पेपर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो फर्स्ट ईयर पे तो मैं बोलूँगा कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़िए, उससे ज़्यादा आप कुछ भी मत पढ़िए। मीडियम क्या था मेरा और मुझे क्या पोस्ट मिली है? अ ब्रदर, मेरे को अभी पोस्ट नहीं मिली है और सर्विस एलोकेशन लिस्ट भी बाकी है। मेरा मीडियम हमेशा से इंग्लिश रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। विच कोचिंग यू स्टडी? मैंने कोचिंग फाउंडेशन कोर्स के लिए नहीं ली थी, बट मैंने अभी जो फोर्थ अटेम्प्ट था उसके लिए, मेंस के लिए मैंने मेंस टेस्टमेयर का कोर्स लिया था, जिसमें वो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए काफी सारा कंटेंट देते हैं और दे ट्राई टू प्रिडिक्ट क्वेश्चंस। तो उसके लिए उससे मेरे को काफी हेल्प मिली इस ये बार के मेंस में, स्पेशली इन जीएस 2। प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी ये है कि आपको एक नॉलेज बेस मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा एग्जैक्टली वो प्रीलिम्स में पूछ लेंगे। तो एक ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो प्रीलिम्स की अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी है ना, ये है कि आप फर्स्ट आवर में 1 से 100 क्वेश्चन सारे के सारे आप देख लें, और उसमें आप कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था कि जिसमें भी मेरे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे और डायरेक्ट मेरे को आंसर मिल जाता था, उसको मैं टिक कर देता था और उसको ओएमआर में एक डॉट बना देता था। मैं बबल नहीं करता था, सिर्फ डॉट बनाता था उसको टैली करके, ताकि ओएमआर भरने में मेरी गलती ना हो। अब जब होता था कि फर्स्ट राउंड में मेरे को ये पता लग जाता था कि कौन से मेरे हो गए हैं, किसमें मेरे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, उसमें मैं सर्कल लगा देता था। जिसमें मेरे 3 ऑप्शन बचे हैं और एक ही एलिमिनेट हुआ है, उसमें मैं ट्रायंगल बना देता था। और जिसमें मेरे को एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है फर्स्ट 1 आवर में, उसको मैं एक बॉक्स बना देता था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे, जैसे आर्ट एंड कल्चर मेरा बहुत वीक था, तो उसमें मुझे अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको क्रॉस कर देता था। मैं उसे फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कभी देखूंगा नहीं। नेक्स्ट आता है ये 1 आवर में मैंने फर्स्ट 100 क्वेश्चन कर लिए विद ऑप्शन एलिमिनेशन, और जो मैं करेक्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ, जो मेरी बहुत हाई एक्यूरेसी रहती है, करीब 90-95% की एक्यूरेसी रहती है मेरे फर्स्ट राउंड में। तो ये मैं पहले अटेम्प्ट कर लेता था। उसके बाद में सेकंड राउंड में फिर वो 2 ऑप्शन एलिमिनेटेड, 3 ऑप्शन, मतलब 1 ऑप्शन एलिमिनेटेड, इन सबको मैं देखता था और उसमें मैं फिर और ऑप्शन एलिमिनेट करता था। तो ये सेकंड राउंड मेरा करीब क्या कहते हैं 45 मिनट तक चलता था। फिर उसपे भी मैं क्या कहते हैं ओएमआर में डॉट बना करके मार्क कर देता था, अच्छे से टैली करके। और ये जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बीच में जो मैं ओएमआर फिल करता था, उसमें क्या था कि मैं एक बार में 20, 25, 30 क्वेश्चन मार्क करता था, तो मेरा हाथ इतना दर्द नहीं करता था, क्योंकि वो गोले बनाने बनाने में आपका एक हाथ थोड़ा सा तंग सा हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा पार्ट्स में ओएमआर को फिल करता था। सेकंड राउंड मेरा क्या कहते हैं 45 मिनट का था, तो अब तक क्या हुआ, 1 घंटा और 45 मिनट हो गया है। लास्ट के 15 मिनट बचे हैं। थर्ड राउंड ऐसा होता था कि मैं उसको 10 मिनट में फटाफट करता था। उसमें अगर मेरे को कोई कैलकुलेटेड गेस करना होता था, जिसमें 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो उसमें आंसर राइट होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। कुछ कुछ इंट्यूशन पे होते हैं कि हाँ, पहली बार में देखिए चारों सवाल में से कोई एक पर्टिकुलर सवाल आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये हो सकता है, तो उसको मैं कर देता था। एक आध 2 क्वेश्चन में ऐसे रिस्क ले लेता था, और अगर वो सही हो जाता था तो मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिलता था। अ, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स पेपर आप जब घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप एक ओएमआर शीट की कॉपी लेकर के फिर आप साथ में बबल भरने की भी प्रैक्टिस करें। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो आप ओएमआर भरने का टाइम इंक्लूड नहीं कर पाते, बट उसको अच्छे 10 मिनट लगते हैं। अगर आप अच्छे से टैली कर करके उसको ओएमआर को भरें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसा एग्जाम में आपको जो रिसोर्सेज मिले, उसके हिसाब से आप उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आप घर पे भी प्रैक्टिस करें विद टाइम लिमिट। टाइम से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करिए, क्योंकि आपने एक्सीड किया टाइम घर पे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको प्रीलिम्स में काफ़ी नुकसान हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सर, आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी और नोट्स बनाए थे क्या? एनसीईआरटी के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने पेंसिल से अंडरलाइन और हाइलाइटर से क्या कहते हैं सब कुछ छाँट लिया था। फिर
जब ऐसा था कि बहुत ही फास्ट रिवीजन करना था, तो उसके लिए मैंने कुछ तो 30-35 पेज का क्या कहते हैं एक वर्ड फाइल बना ली थी, जिसमें मैं क्या करता था कि राजाओं के नाम लिख लेता था या फिर डायनेस्टीज के नाम लिख लेता था। जैसे कि आप बोले इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जो कैलकुलेटिक पीरियड और ये सारी चीजें हैं, बस उनके हेडिंग लिख देता था, इतना यही नोट्स था मेरा, उससे ज्यादा नहीं था। तो क्या होता था कि मैं उसे 20-25 मिनट में रिवाइज कर लेता था। तो उससे क्या था कि सारे इन्फॉर्मेशन तो मुझे बुक से ही उठाना पड़ता था, बट मैं जब वो बिल्कुल समरी देख लेता था ना, इट वाज लाइक एन इंडेक्स, इंडेक्स की तरह ही था जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसको मैं देखता था और खुद याद करता था, अच्छा हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, कि बर्न ब्रिक्स इंपॉर्टेंट थे, वहां पे हॉर्सेस के क्या कहते हैं इतना ज्यादा चलन नहीं था, उसमें पशुपति सील था, और ये सब चीजें याद करता था। तो मैं इस तरीके से उसे एनसीईआरटी को तो ऐसे ही टैकल करता था। नोट्स मेकिंग फॉर प्रीलिम्स एंड स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर। नोट्स यार, क्या है ना, कोचिंग क्लास के रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ना सर। मेरे कोचिंग ली हुई है, तो मेरे पास कोचिंग नोट्स और क्लास नोट्स हैं, तो भी क्या मुझे टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अगर आपने कोचिंग के नोट्स अच्छे से बनाए, रिलीजियसली बनाए हैं, और आपने कुछ भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, तो प्लीज आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए। उन वो नोट्स जो आपने क्लास में बनाए हुए हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, आप 10 बार, 20 बार, 30 बार रिवाइज करिए। बट वो चीजों से काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको पेपर में यूज होगी, तो उसको आप अपने सोर्सेस को आप लिमिटेड रखिए, आप ज्यादा फैलाइए मत। आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए 10 बुक मत पढ़िए, एक बुक पढ़िए, लेकिन उसको ढंग से पढ़िए। मेरा यही मतलब सजेशन रहेगा। सर, दिल्ली जाना बेटर ऑप्शन है यूपीएससी के लिए। मुझे नहीं लगता दिल्ली जाना इम्पोर्टेंट है, बट कभी कभी आपको फिजिकल या फिर फेस टू फेस मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, तो कुछ लोगों को क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो लोग जा सकते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा होता है, तो इस चीज में आप ये ध्यान रखें कि करीबन 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है दिल्ली जाके पढ़ने में, और वही चीज आप कॉस्ट अगर आप घर पे पढ़ाई करेंगे तो आपको काफी मिनिमल बेसिस पे हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के। आपको अगर कोई पर्टिकुलर मेंटरिंग सेशन करना हो, तो आप 1-2 हफ्ते के लिए आप प्लान बना सकते हैं, आप स्टैगर्ड मैनर बना सकते हैं कि आप 2-2 महीने में एक एक बार दिल्ली का चक्कर लगा लें। बट कॉन्स्टेंटली आप मत रुकिए, क्योंकि वहाँ पे पीयर ग्रुप के अलावा आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा, बल्कि आपके चैलेंजेस काफी ज्यादा होंगे। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 5-6 बच्चों का एक ग्रुप जा रहा है, और आप वहाँ पे मिलके पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो दैट इज फाइन। बट उसके अलावा आप को कोई क्या कहते हैं, कोई सीक्रेट वहाँ से आपको नहीं मिलेगा। जो चीज आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, वही आपको वहाँ पे दिल्ली में पढ़ाया जाएगा, तो आपका चॉइस है आपको क्या लेना है। प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ईयर में आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा यार 10 घंटे हो जाता था, बट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता था। 3 दिन में 10 घंटे पढ़ लेता था, उसके बाद 2 दिन मेरे को आराम करना पड़ता था। तो वही है, ट्रेड ऑफ है। अगर आपको रोज पढ़ना है तो आप 6 आवर्स का टारगेट लीजिए, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में क्या है ना, आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज होता है, क्योंकि आप उसे अप्लाई करते हैं। तो इफेक्टिवली आपके क्या कहते हैं 8-9-10 घंटे भी हो सकते हैं। बट जो पढ़ाई का है, जो किताब खोल के रीड करने का, हाईलाइट करने का, नोट्स बनाने का, कुछ भी कोई भी चीज हो, वो आप 5-6 घंटे, उससे ज्यादा मत रखिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस होती हैं, तो आपको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर सर, लैंग्वेज कैसे स्ट्रॉन्ग करें घर पे रहकर? देखिए, आप ना लैंग्वेज, मेरा भी प्रॉब्लम था। मेरे को मतलब मैं स्कूल टाइम में बोर्ड एग्जाम्स में मेरे सारे सब्जेक्ट्स में 90 मार्क्स आते थे, और इंग्लिश में मेरे आते थे 60-70, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो मेरा अपने आप ही लो कॉन्फिडेंस था उसमें, और मुझे वैसे भी आता नहीं था, कॉमन वर्ड्स मेरे को नहीं समझ में आते थे। और एडिटोरियल्स जो होते थे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, वो तो मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ते थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने ना ऑनलाइन डिक्शनरी ले ली थी। ऑनलाइन डिक्शनरी वो फ्री में मिलती है मोबाइल पे। जो भी वर्ड मुझे समझ में नहीं आता, मैं तुरंत उसे गूगल करता था या फिर डिक्शनरी में देखता था, और उसको मैं रीड करता था। मैंने एक बार को तो ये भी किया था कि मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी, कि कौन से मैंने नए वर्ड सीखे। आज मैंने 10 नए वर्ड सीखे। इस तरीके से एक टाइम ऐसा आ गया था कि 6 महीने के बाद मेरे सारे के सारे जो वोकेबलरी थी, वो कन्वर्ज करती गई। मतलब वो फैलने की जगह वो कन्वर्ज हो गई, और मेरे को अपने आप ही मेरी लैंग्वेज 6 महीने में स्ट्रांग हो गई। बट मुझे बहुत ही रिगरसली मुझे न्यूज़पेपर 4 घंटे पढ़ना पड़ता था उसके लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मैंने उस तरीके से अपनी लैंग्वेज स्ट्रांग करी घर पे रह के। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली इसके लिए, ये मेरा खुद एक सेल्फ असाइनमेंट था, मेरा एक सेल्फ डेवलपमेंट था, जो कि मैंने अपना लैंग्वेज स्ट्रांग किया है।
और अभी मेरे को एज़ सच लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर? देखो यार, इसके ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि बेसिक क्वेश्चंस को आप ही पर्स्यू करें। अ, तो जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जो है, वो टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, तो आप उसको ये ध्यान रखिए कि एटलीस्ट वो टॉपिक तो आप पढ़ लें। फिर पीवाईक्यूज़ में आप ये देखेंगे जैसे कि अकबर के बारे में लोग बहुत क्या कहते हैं, यूपीएससी काफ़ी पूछ सकता है क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ आप पढ़ें, लेकिन हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर छोटा डायनेस्टी हो या फिर कहीं पे कोई साउथ में या फिर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में या फिर कोई वेस्टर्न रीजन में कोई ऐसा बहुत ही छोटा-सा इवेंट हुआ हो और वो क्या कहते हैं कंपैरेटिवली अ, बड़े-बड़े इवेंट्स से क्या कहते हैं मतलब सबसाइड कर जाता है या फिर उसके सामने उसका हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा वो नहीं है, प्रेज़ेंस नहीं है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो आप उसको बहुत ही प्रिसाइज़ वे में पढ़ाई करें ताकि पीवाईक्यू से आप रिलेट करके आप मैक्स टू मैक्स बेनिफिट आप निकाल सकें। नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है आर्ट एंड कल्चर की क्योंकि वो अपने आप में ही क्या कहते हैं नोट्स टाइप का ही होता है, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइएगा। अगर आपके पास टाइम हो और आपको बहुत अच्छा लगता हो नोट्स बनाना, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपने स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ी, उसमें बहुत सारे बैटल्स ऑफ किंग्स हैं, इन सबको कैसे याद किया? मैंने क्या किया था ना कि मैंने एक एक्सेल शीट बना ली थी। एक्सेल शीट बनाने के बाद ना मेरे को क्या हुआ कि मैंने सारी चीज़ें ना टैबुलर फॉर्म में लिख दिया और मैं उसको बार-बार रिवाइज़ करता रहता था। और जब मैंने वो टेबल में बना लिया ना, तो मेरे को वो काफ़ी अच्छे से याद हो गया और मैं उसे रिपीटेडली पढ़ता था, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ना जैसे कि एक टेबल में, एक पेज में कन्फाइन हो गई। तो ये जैसे कि बैटल्स, किंग्स और ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैंने इसी तरीके से टैकल करी। सोशियोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरे को सोशियोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। मैंने सोशियोलॉजी की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। आई थिंक कि 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ लोग रिकमेंड करते हैं। बट सिंस मेरा वो क्या कहते हैं फ़ोकस एरिया नहीं था और मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उस चीज़ में, तो मैंने एनसीईआरटी भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ़ 1 ही रीडिंग लगाई थी, 1 या 2 रीडिंग लगाई थी ताकि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ सकूँ कि सोसाइटी में किस तरीके से क्वेश्चन्स को पर्स्यू करना चाहिए। सर, क्या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए कॉलेज में? बिल्कुल यार, अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप हिस्ट्री लें, सोशियोलॉजी लें, आप पीएसआईआर लें, कुछ भी करें। आपका इंटरेस्ट आपको क्या कहते हैं ड्राइव करेगा कि आपको कॉलेज में कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और अगर वो आपका यूपीएससी सपना है और अगर आप उसको कोइंसाइड कर सकते हैं साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। बट ये ध्यान रखिएगा कि कॉलेज की पढ़ाई और यूपीएससी के लिए पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंस होता है। इन्फॉर्मेशन कन्वर्ज कर सकती है, लेकिन जो आप कॉलेज में आंसर राइटिंग करते हैं और जो यूपीएससी में करेंगे वो डिफरेंस है। तो कंप्लेसेंसी का कोई स्कोप नहीं है। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपने पढ़ लिया है तो अब आपका हो ही जाएगा। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके यूपीएससी के एग्ज़ाम के जो डिमांड है, उसको मीट करना पड़ेगा। वो आपको सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही होगा। आर कोचिंग क्लासेस नेसेसरी? Are they of help in preparation process? Yes, it is important to many people, and many people have done coaching and then they have realized that most of their preparation time has been saved because a very good teacher has made that subject very easy for you. So in that case, coaching classes are good because they give you guidance, and guidance is very important in UPSC preparation. So don't shy away from taking reference or guidance from coaching classes. It will definitely help you in the longer term. सर, मैं बंगाली मीडियम से हूँ। मेंस इंग्लिश मीडियम में देना चाहती हूँ। शुड आई चूज़ इंग्लिश फॉर मेंस और नॉट? प्लीज़ सजेस्ट। अ, ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने बंगाली मीडियम से ही स्कूलिंग करी है, तो यू शुड परस्यू मेंस विद बंगाली लैंग्वेज। अगर आपका लिखना, पढ़ना और समझना बहुत अ, अच्छा है, बंगाली में आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपको करना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था जो महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता है, वो उसने पूरा मेंस मराठी में लिखा था। तो वो कोई फाउंडेशन नहीं था, वो 2 बार इंटरव्यू तक पहुँच चुका है। सो लैंग्वेज आपका कोई बैरियर नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप बंगाली ज़रूर आप ले सकते हैं। हाउ मेनी टेस्ट शुड वन अटेम्प्ट फॉर मैथ्स ऑप्शनल फॉर दोज़ अपीयरिंग फॉर सीएसई 2023? आई थिंक ये ऐसा सवाल है कि मैंने 5 इयर्स के ड्यूरेशन में बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, बट फॉर यू आई वुड सजेस्ट डू डू सॉल्व द पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ में आपका फॉरेस्ट और यूपीएससी सीएसई जो कि आईएएस के लिए जो है,
तो दोनों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं कभी-कभी। तो आप उस चीज़ में आप लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब लोग कर ही रहे होते हैं। तो लास्ट 10 इयर्स के अगर आप देखेंगे, तो मतलब पेपर 1 के 10, पेपर 2 के 10 और फॉरेस्ट और आईएएस दोनों को मिला के 40 टेस्ट तो ऐसे ही हो गए, ये आपको करने ही करने हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ होती है, तो 18 टेस्ट, 20 टेस्ट के सेट्स होते हैं। आप एटलीस्ट 2-3 साल का आप कर लें, तो ये 100 टच हो जाता है। आई वुड सजेस्ट अच्छी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपको 100 टेस्ट देने चाहिए मेंस के लिए। सर, हाउ मेनी आवर्स डू यू डिवोट फॉर योर स्टडी? डेली 6 टू 7 आवर्स आप कर सकते हैं, 5 टू 6 सॉरी। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज से उसे क्या कहते हैं, अ, अपना और एफिशिएंटली उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में आप नॉलेज को अप्लाई करके आप प्रिपरेशन का मतलब दिन का आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट 5 to 6 hours is a good number for reading new things or studying NCERT or studying current affairs or anything that you want to focus upon for UPSC preparation. टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए, बट आप इतने ज़्यादा मत बनाएँ कि वो बहुत बल्की हो जाए और एंड ऑफ द ईयर आपको ये लगे कि अरे यार, इतने सारे नोट्स मैं पढ़ ही नहीं सकते, है ना? तो आप ये देखिए कि अगर आप बनाएँ तो इतने शॉर्ट नोट्स बनाएँ कि आप उसको आप 1 दिन में अगर आप रिवाइज़ कर सकें तो बनाइए, वरना आप आई वुड सजेस्ट कि आप मत बनाइए उसको। क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। हाँ, अगर आप ये करें कि लिख के अगर आपका मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, तो आप लिख के याद करने की कोशिश करिए। बट आई थिंक आपको वो बाद में पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप उस चीज़ को आप अपने केस टू केस बेसिस पे आप देख लीजिए। सर, व्हाट इज़ योर प्रीलिम स्ट्रैटेजी? प्लीज़ रिप्लाई इन डिटेल। सो डिटेल में मैंने बता दिया था कि एक पेपर से पहले जो पढ़ाई करने का जो स्ट्रैटेजी है, कि आपको सोर्सेज़ लिमिटेड रखने हैं और आपको लिमिटेड वे में आपको हाइलाइट करना है। पता लगा कि आपने पूरा का पूरा बुक ही क्या कहते हैं आपका कलरफुल हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप देखें और उसको आप फ़ोकस करें। और पेपर देने के टाइम पे मैंने आपको वो ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड बताया, जिसमें क्या कहते हैं 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँ, 2 हो जाएँ, 1 हो जाएँ। फिर बाद में आपको फर्स्ट राउंड में 1 घंटा करना है, सेकंड राउंड 45 मिनट, थर्ड राउंड 10 मिनट और ओएमआर आपको मार्क करते रहना है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी तो यही है। सर, कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा? आई थिंक 2 2 टू 3 इयर्स इज़ मोर देन इनफ। बट आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन ईयर, उसके बाद एग्ज़ाम के साथ-साथ जो मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर के करंट अफेयर्स तक भी पहुँच जाते हैं, तो 2 साल आपका ऑटोमैटिकली हो जाता है। उसके साथ-साथ अगर आप मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड भी देते हैं। तो उससे आपको काफ़ी सालों पीछे का आपको कवर हो जाता है, एटलीस्ट 5 इयर्स का तो कवर हो ही जाएगा। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, बट उसको समय दे के पढ़ें। आप लास्ट के लिए उसको मत बचा के रखिए। जैसे ही महीना खत्म हुआ और 20-25 दिन बाद जैसे कि करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आए, तो आप प्लीज़ उसे डिले मत करिएगा। आप उसको नेक्स्ट मंथ के एंड होने से पहले आप उसे खत्म कर दीजिए। न्यूज़पेपर का एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, करना भी चाहिए। मैंने राव आईएएस का एक वो डेली न्यूज़ सिम्प्लीफाइड टाइप का वो होता है, क्या डीएनएस, तो वो मैं देखता था, उससे मेरे को काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते थे। हालाँकि लिमिटेड नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन करते थे, क्योंकि वो आधे घंटे का वीडियो होता था। आधे घंटे में इतना ज़्यादा कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट कर देते थे, जिससे मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आता था करंट अफेयर्स में। हाउ यू शेड्यूल्ड योर टाइम टेबल रिगार्डिंग यूपीएससी? आप मील्स के बेसिस पे कर सकते हैं, वो सबसे ईज़ीएस्ट है, बट आप अपने आप को बाउंड मत करिए कि आपको पॉलिटी सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ना है और आधा घंटा फिर हिस्ट्री पढ़ना है। आपका जब मोमेंटम बन जाए, आप आपका 6 घंटे का मोमेंटम बन जाए, तो आप 6 घंटे पढ़ाई करिए, बट आप रेस्ट्रिक्ट मत करिए। सिर्फ खाने का ऐसा है कि आपको खाना यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको कभी नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मील्स को आप बहुत सीरियसली लें, आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। और मील्स के बीच में आप अपना पढ़ाई का शेड्यूल, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, ये 3 चीज़ों को आप डिवाइड कर सकते हैं। सर, डेली न्यूज़पेपर और मंथली मैगज़ीन इन दोनों में से एक कर सकते हैं। आप दोनों कर लीजिए ना। डेली न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसके साथ आप क्या कहते हैं, कोई डेली कंपाइलेशन की न्यूज़ जो है आप अगले दिन देख सकते हैं, ताकि आपका पिछले दिन का न्यूज़पेपर रिवाइज़ हो जाए। और मंथली मैगज़ीन तो आप मुझे लगता है कि क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, आप मंथली मैगज़ीन आप प्रेफ़र करिए। क्योंकि न्यूज़पेपर से इतना ज़्यादा रिकलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। सर, व्हिच कोचिंग डिड यू पिक फॉर यूपीएससी?
यूपीएससी के लिए मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग नहीं ली थी, बट मेंस डेस्टिनेयर मैंने लिया था, जो कि मेंस की तैयारी करवाता है। वो केएसजी का था प्रोग्राम। तो वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम मेरे को लगा, क्योंकि उसमें वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन वाइज़ देते हैं। क्वेश्चन वाइज़ देने की वजह से क्या होता था कि मुझे काफ़ी प्रिसाइज़ वे में पता लग जाता था कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। सर, करंट अफ़ेयर कहाँ से पढ़ें? करंट अफ़ेयर आप न्यूज़पेपर से तो आप पढ़िए ही, उसके बाद मंथली मैगज़ीन से पढ़ लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप योजना कुरुक्षेत्र देख सकते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा था। करंट अफ़ेयर्स के बहुत सारे मटेरियल हैं, कोई सजेस्ट करिए। देखिए, मैं विज़न आईएएस का पढ़ता था, बट आप उसमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ हैं। आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए कि वो लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, और कौन-सी चीज़ क्या कहते हैं ट्रेंड में है, तो उस चीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। मेरे टाइम में विज़न आईएएस काफ़ी अच्छा था, और आज भी मतलब क्या कहते हैं, उसका मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड में उसने रिलीज़ किया होता है, उसका बहुत कंसिस्टेंसी अच्छी है। गवर्नेंस और सामाजिक न्याय कैसे तैयार करें? ये जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है ना, इसकी एक किताब आती है। यही जैसे लक्ष्मीकांत की आती है ना, वही सेम पब्लिशर की एक गवर्नेंस की किताब आती है। तो आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, बट मैंने वो कभी किताब पढ़ी नहीं है। मैंने करंट अफेयर से ही गवर्नेंस पार्ट हाँ, कवर करने की कोशिश करी है। 20 डेज़ स्ट्रैटेजी फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। लास्ट 20 डे में आपको ये करना है कि आप टेस्ट पेपर तो कम से कम सॉल्व करें, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आपकी कम होगी तो आपको कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी। तो आप वो चीज़ मत करिएगा। आप लास्ट 20 डे में ना अपना स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर रिवाइज़ करिए। और उसको मतलब इतना ज़्यादा ओवरबर्डन मत कर दीजिएगा कि आप एग्ज़ाम तक एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ। स्पेशली लास्ट 20 डेज़ में आप ये करिए कि आप बाहर का खाना-पीना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपका अगर आपके हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा तो वो फाइनल डे पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, नींद पूरी लेनी है, ताकि आप फुल एनर्जी के साथ आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम दे सकें। और इसके साथ-साथ आप क्या कहते हैं, अ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स। बट आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट 20 डे के लिए आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन पे ही फ़ोकस करना है। आप स्टैटिक रिवाइज़ करिए, जो कि अ, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट करंट अफेयर सोर्स, विजन आईएएस निकालता है हिंदी मीडियम में। दृष्टि भी काफ़ी फ़ेमस है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, या फिर एस्पिरेंट्स बोला जाए, तो आप उन चीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें? आप ना उसको ये टारगेट बनाएँ कि आपको लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़नी है, स्पेक्ट्रम आपको 10 बार पढ़नी है ना? फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में आप एटलीस्ट ये ना करें कि आप हाइलाइट करें, क्योंकि आप अगर आपने हाइलाइट करना शुरू कर दिया पहले से, आपको लगेगा तो आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और आपको लगेगा सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आपकी बुक बिल्कुल कलरफुल हो जाएगी। वो चीज़ मत करिएगा, क्योंकि फिर आपको फिर उसमें छाँटने में बहुत दिक्कत होगी। सर, हाउ टू इवैल्यूएट योर टेस्ट एट होम बाय योरसेल्फ? प्रीलिम्स के लिए तो ऐसा है कि आप ओएमआर चेक करेंगे और सीधे आप आंसर देखेंगे। फिर आप ये देखिए कि आपने कौन-सा ऑप्शन एलिमिनेट किया और कौन-सा आपको करना चाहिए था। क्या आपकी थिंकिंग थी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और आपने जब सॉल्यूशन देखा तो वो सॉल्यूशन में एक्चुअली में जो कोर एस्पेक्ट था, वो क्या चीज़ लेके पकड़ना था, ताकि आपको राइट आंसर मिल जाए। मेंस के लिए आप घर पे टेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको इवैल्यूएट किसी एक्सपर्ट से ही कराना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी कोचिंग क्लास या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के कोई प्रोग्राम से इन्वॉल्व हो। एक फोरम आईएएस का ए ए एडब्ल्यूजी कोई प्रोग्राम है, उसको आप ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। एडब्ल्यूएफजी आई थिंक, फोरम आईएएस का। तो वो अच्छा है, मैंने वो किया था, बट इतना रेगुलरली कर नहीं पाया था। बट वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है इवैल्यूएशन के लिए। सर, हाउ टू इवैल्यूएट आंसर एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स फॉर एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री? देखिए, मिडिएवल और एंशिएंट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है। उसके अलावा आप आर्ट एंड कल्चर के क्या कहते हैं 11th की टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, और नितिन सिंघानिया से आप मतलब क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर का आप पढ़ सकते हैं। मिडिएवल और एंशिएंट में यही चीज़ें पूछते हैं। बाकी डायनेस्टीज़ और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी तो बेसिक्स हैं ही। अ, आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एफर्ट ना लगाएँ कि आप बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाएँ। क्योंकि अगर कोई बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा होगा, तो वो वैसे भी मतलब अटेम्प्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है इन एग्ज़ाम।
तो आप ये करिए कि आपको रादर देन 1-2 क्वेश्चन के लिए आप इतना डिटेल में पढ़ें, इससे अच्छा आप बेसिकली सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ें और उस चीज़ को भूल जाइए कि क्वेश्चन हिट होंगे कि नहीं होंगे एग्ज़ाम में, बिकॉज़ वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में आके आप बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना करें। ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? देखिए, आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप सिलेबस देखिए और उसके बाद आप सोर्सेज़ देखिए, सोर्सेज़ इन द सेंस कोचिंग क्लास और नोट्स। अगर आपकी ये 3 चीज़ें अगर आपकी अलाइन करती हैं, सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी सारे ऑप्शन को 6-7 ऑप्शन से आपको चूज़ करना है, तो आप उसको पॉइंट्स दीजिए कि इसका ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, इसका रिसोर्सेज़ अच्छे हैं, इसके टीचर्स अच्छे हैं, इसके नोट्स अच्छे हैं। तो उस तरीके से आप उसको करें और फिर बाद में उसको वेटेज दे करके जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ेवरेबल लगे आपकी कंडीशन में या कॉलेज के क्या कहते हैं सब्जेक्ट से कुछ मैच करता हो, तो आप उस चीज़ को चूज़ करें। Can I take UPSC preparation with my higher studies? Yes, you can take it, but do it slowly. Uh, in the first, second, and third year, if you are an engineer, don't go for UPSC preparation because it would overburden you in terms of UPSC preparation as well as the curriculum that you have to complete in your college. See, graduation is very important, and without a graduation degree, you cannot give UPSC. So take care about that. And also, if you don't get good grades in higher studies, then it might affect your profile. That why didn't you study well during your college time? So it reflects upon your sincerity. So take care about that. That everything is important based on time. So at one point of time during higher studies, your college is very important. So take care about that. Sir, please give me book list, pre and mains. आई थिंक बुक लिस्ट मैंने बता दी है। मैं बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा। ज्योग्राफी की मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी। हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और ओल्ड एनसीईआरटीज को फॉलो किया था। आर्ट एंड कल्चर भी उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप रोनाल्ड सर के नोट्स रेफर कर सकते हो, वो बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया है। करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी और बाकी जो जीएस 4 के लिए है आपको लेक्सिकॉन पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। हाउ वाज योर डेली शेड्यूल? मेरा डेली शेड्यूल ऐसे ही होता था कि सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर को क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, उस हिसाब से मेरा टाइम डिवाइड होता था। ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स लगाता था और मैं अच्छे से टाइम टेबल बनाता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतना ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं रहा, तो मैं उसको ओपन एंडेड ही रखता था। मैं एट द एंड ऑफ द डे कोशिश करता था कि जो मैंने सुबह सोचा है कि मैं ये पढ़ूँगा, वो मैं एटलीस्ट उसका एटलीस्ट 50 टू 60 या 70% कर लूँ। और मतलब कभी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता था, तो मैं ब्रेक भी ले लेता था। मैं ब्रेक्स लेने के लिए मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं था। वीक में 1 दिन मैं ब्रेक ले लेता था, क्योंकि उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक अच्छे से पढ़ाई कर पाता था। सर, इफ आई स्टार्ट नाउ व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी? राइट नाउ आपको स्टार्ट करना है तो स्ट्रैटेजी आप ये करिए कि आप बेसिक टेक्स्ट बुक्स से पढ़ना शुरू करें और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। इससे आप स्टार्ट करिए और टेस्ट सीरीज़ देना शुरू कर दीजिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपको। बुक लिस्ट जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, वो आप क्या कहते हैं, देख सकते हैं। सर, हाउ टू प्रिपेयर साइंस इन टेक हू आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? उसके लिए ना आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी साइंस वाली। तो वो साइंस वाली आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद आपने अगर मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ी तो उसमें वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें कवर कर देते हैं। तो इस चीज़ में आप ये कर सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपका स्ट्रेंथ एरिया नहीं है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए आपको कभी रेस्ट्रिक्टेड थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आपको एआई और एमएल पे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और यूपीएससी पूछ भी चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या दायरा है, मतलब क्या-क्या चीज़ें कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूपीएससी कोई मतलब रादर देन मतलब कोई बहुत ही ऊट-पटांग सा ऑप्शन दे, वरना उसके ऑप्शंस फ्यूचरिस्टिक ही होते हैं कि हाँ, वो ट्रैफिक में हेल्प कर सकता है, हाँ, कर सकता है। वो डेटा मॉनिटरिंग में हेल्प कर सकता है, हाँ, कर सकता है। वो लॉ और क्या कहते हैं जस्टिस सिस्टम में हेल्प कर सकता है, हाँ, डेफिनिटली कर सकता है। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में ओपन माइंड रखें कि हाँ, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में छूती है और क्या-क्या चीज़ में कर सकती है, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती है, उसको आप सोच करके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हैं।
उसमें आपको एज़ सच टेक्निकल नॉलेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको ट्रेंड पता लग जाएगा। प्लीज़ शेयर योर गोल्डन टिप्स। देखो यार, गोल्डन टिप्स जैसा कुछ नहीं है। मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मुझे मैथमेटिक्स में अच्छा परफ़ॉर्म करना है और जनरल स्टडीज़ में मेरे को बेटर देन एवरेज आंसर्स लिखने हैं। उसके साथ-साथ मैंने जब इतने सारे अटेम्प्ट दिए तो मेरे को धीरे-धीरे ये समझ में आया कि अगर मैं सीखने का एटीट्यूड रखूँगा तो मेरा ही उसमें फ़ायदा है। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना है। नॉट नॉट ओनली ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन बट आल्सो आफ्टर सर्विस, जब आप सिलेक्ट हो जाएँगे। तो यही आई थिंक यही गोल्डन टिप है, यही सीक्रेट है कि आप हमेशा सीखते रहें ताकि आपको कभी कोई नई चीज़ सीखने का मौका मिले तो आप पीछे नहीं हटें, बल्कि आप उसे सीख के परस्यू करके फिर उसे अपने परफ़ॉर्मेंस में और इम्प्रूवमेंट लाने में आप उसको इस्तेमाल करें। सर रिवाइज़ कैसे करें? रिवाइज़ करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप रिपीटेडली वो सेम चीज़ बार-बार पढ़ें। जैसे लक्ष्मीकांत आप 20 बार पढ़ लें, तो यही आपका रिवीज़न होगा। फिर उससे बेटर रिवीज़न मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब मेरे लिए। आप भी ट्राई कर सकते हैं और कोई और स्ट्रैटेजी हो आपको तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग लाइक लोग वीकली, मंथली और 6 मंथ्स, 3 मंथ्स इस टाइप के बेसिस पे भी रिवाइज़ करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप उसे सिंपल रखिए, मंथ के एंड में आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के साथ-साथ आप रिवाइज़ कर लीजिए। सर मेंस के लिए कोचिंग नोट्स इनफ हैं? अ, हाँ, कोचिंग नोट्स इनफ हो सकते हैं बट आपके अगर नोट्स पुराने होंगे तो हो सकता है कि वो आपको कहीं पे पिंच करें। तो आप ये देखिए कि आपके नोट्स अप टू डेट हों। अगर आप उससे फ्रेंड से अपनी हेल्प ले सकें, बिल्कुल फ्रेश नोट्स लेने के लिए, तो आप वो प्रेफ़र करें, आई वुड से दैट। बट पुराने 2-3 साल या फिर कहीं से इंटरनेट से नोट्स मिले हुए हों, वो वाली चीज़ आप मत करिए, क्योंकि वो पुराने होते हैं और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। सर यूपीएससी का सिलेबस एवरी ईयर चेंज होता है क्या? नहीं यार, मैंने आज तक तो अभी तक तो नहीं देखा कि यूपीएससी का सिलेबस चेंज होता है और आई थिंक आगे भी नहीं होना चाहिए, होपफुली। प्रीलिम्स कैसे क्वालिफ़ाई करूँ? प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है बट कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई कि आपको पहले 3 ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, 3 नहीं हुए तो 2 एलिमिनेट करें, 2 नहीं हुए तो 1 करें और हो सकता है आपके एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इसके बारे में आपको कोई क्लू नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड रखने हैं, जैसे कि 70-75 क्वेश्चन्स आपने अटेम्प्ट करे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 50% मार्क्स लाने हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप लालच ना करें, है ना? और इसी दम पे मेरा मतलब 2018 में प्रीलिम्स नहीं निकला था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लालच करके बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे और 2019 में मैं बहुत ही सुलझे हुए तरीके से मैंने इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था। तो 2018 में मेरे 60 नंबर आए थे जो कि कट ऑफ से 30 मार्क नीचे था और 2019 में मेरे 110 नंबर आए थे जो जनरल के कट ऑफ से 20 मार्क ऊपर था। तो आप ये देख लीजिए कि आपको किस तरीके से देखना है। आंसर राइटिंग को कैसे बिगिन करें फॉर फ्रेशर्स? आप ये करिए कि आप डेली आंसर राइटिंग जैसे आईएएस बाबा टीएलपी का एक प्रोग्राम होता है, तो वो क्वेश्चंस पुट करता है। अब क्वेश्चंस पुट करने के बाद उसमें वो मॉडल सॉल्यूशंस भी शायद देता है, तो आप उनको टाइम लिमिट के अंडर लिख सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप टाइम लिमिट को छोड़ भी सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ये टाइम लिमिट के बिना कर रहे हैं, तो आप 1-2 महीने करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। और अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि टाइम लिमिट में आप आंसर करें ताकि आपको जो सामने सजेशंस मिले, वो मीनिंगफुल मिले। अगर आपने एक क्वेश्चन अगर 7 मिनट में कंप्लीट करना हो, अगर आपने उसको 15 मिनट में कंप्लीट करके दिया, तो नेचुरली सामने चेक करने वाला इतनी गलतियाँ नहीं निकाल पाएगा आपके लिए। तो वो आपका ही नुकसान है क्योंकि रियल एग्ज़ाम में जो होने वाला है, अगर आप उसे एमुलेट नहीं करेंगे और उससे टिप्स नहीं लेंगे, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। If you could go back to the time when you started your preparation, what would you do clear in first attempt? यार देखो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या है कि एक तो बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर आपने कई सालों से पढ़ाई करी है तो ही क्या कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका काफ़ी अच्छा चांस होता है। दूसरा क्या है कि आपके जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, वो कितना स्ट्रेंथ है आपका, उसमें बहुत डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने नंबर लेके आते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि गाइडेंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी गाइडेंस लें, अच्छी जगह से, अच्छे टीचर्स से आप सीखें, अच्छा पीयर ग्रुप बनाएँ, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफ़िनिटली हो सकता है। लोग 1 साल की प्रिपरेशन में भी निकालते हैं, मैंने देखा है मेरे खुद के कॉलेज से काफ़ी सारे टॉपर्स हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। मेरे को टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा था 2 साल से और जिस साल मैंने ऑप्शनल अच्छे से किया, उस साल मेरा सिलेक्शन हो गया डायरेक्टली।
सो ये था मेरे बारे में। मतलब एंग्ज़ायटी होती है कि नहीं निकला तो क्या होगा? तो आप ये देखिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे। जब आप टेस्ट सीरीज़ देते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कंपैरिज़न में अपने फ्रेंड्स के कंपैरिज़न में कैसे नंबर आ रहे हैं। तो आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपको कितने प्रिपरेशन को कितना स्ट्रेंथन अप करना होगा। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले आप वो स्टेप देखिए। आप आप आखिरी दिन का टेंशन पहले दिन पे मत लीजिए। आप तैयारी करिए, शुरू करिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर लोगों से सीखिए, मेंटरिंग लीजिए और फिर बाद में आप फेलियर के बारे में मत सोचिए क्योंकि अगर आप सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आपने डर डर आपके अंदर आप ले आए, तो आपका परफॉर्मेंस उसमें ड्रॉप होगा। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। मेंस के लिए कोचिंग नोट्स इनफ तो नहीं है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है बट आप एटलीस्ट कोचिंग के नोट्स अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो मेंस के सिलेबस से अगर आपको कुछ बचता है, तो आप उसको देख लीजिए। अलग से गूगल सर्च करके देख लीजिए। सर हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट इन योर ऑप्शनल? मुझे इस साल 297 मिले आउट ऑफ 500। सर हाउ टू प्रिपेयर नोट्स? आप नोट्स ना ऑनलाइन, ऑफलाइन में किसमें करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि आपको एडिट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आप ऑनलाइन बना सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन बनाएँ अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं तो। इस कोचिंग क्लासेस कंपल्सरी फॉर मीन्स? नो, नो, डेफिनिटली नॉट। कोचिंग क्लास कंपल्सरी नहीं है बट सिंस इतना कम टाइम होता है और इतना हाई कॉम्पिटिशन है तो आप गाइडेंस लेने से कभी शर्माइएगा नहीं। सर यूपीएससी, सीएससी फोकस एरियाज़? यूपीएससी, सीएससी फोकस एरियाज़ यार उसको सिंपल करें तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक और ऑप्शनल ये 3 फोकस एरियाज़ हैं। उसमें भी आप ये देखें कि आपको रादर देन आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको ये आना चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन कैसे छाँट रहे हैं। आपको क्या-क्या चीज़ें एलिमिनेट करनी है कि हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़नी, वो चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी, ये किताब से ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। ये चीज़ आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये फ़ोकस एरियाज़ आपका रहना चाहिए। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको लिमिटेड पढ़ना होगा बट क्वालिटी पढ़ना होगा। उसके बाद आपका रिविज़न बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रिपीटेड स्टडी आपको करना ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत अगर आप 20 बार पढ़ेंगे तो डेफ़िनिटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैं ऐसा ही क्या कहते हैं, इसी तरीके का आपको सजेशन दे रहा हूँ। सर प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो रहा है। देखो यार देखो मेरा भी 2018 में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था बट मैंने हार नहीं मानी और नेक्स्ट ईयर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। मैंने और जम के मेहनत करी और आप देख सकते हैं कि अब मेरे को अपनी डिज़ायर्ड सर्विस मिल रही है। सो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए फाइट करना पड़ता है ना? और प्रीलिम्स एक आपका हर्डल है आपके और आपके सपने के बीच में और सीरियस कैंडिडेट्स का होता है। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि नहीं हुआ तो क्या होगा? आप कोशिश करते रहिए और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो रही है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप फिर स्टेट सर्विसेज़ और बाकी एग्ज़ाम्स में भी आप फ़ोकस करना शुरू कर सकते हैं। ताकि आपको एटलीस्ट वहाँ से आपकी जब रिज़ल्ट्स आएँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले और आप फिर यूपीएससी में और अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ। ऐसे राइटिंग के लिए सजेस्ट कीजिए। ऐसे राइटिंग के लिए ना आपको ये करना होगा कि आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ना ऐसे राइटिंग के वीडियोज़ देखें। तो कैसे इम्प्रूव करते हैं, किस तरीके से उसका फॉर्मेट रहना चाहिए एसे का, क्या किस किस तरीके के लैंग्वेज में लिखना चाहिए, कैसे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये आपको प्रैक्टिस से आएँगी और आई थिंक इस चीज़ के लिए मेंटरिंग लेना वर्थ है। आप ऑनलाइन मेंटरिंग भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं और आप टॉपर वीडियो देख कर के समझ सकते हैं क्योंकि ऐसे में है आपका लीस्ट एफर्ट है और हाईएस्ट बेनिफिट है, तो आप उस पेपर को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। प्री में आपके कितने मार्क्स थे? जैसे कि मैंने बताया था 2018 में मेरे 60 मार्क्स थे जो कि कट ऑफ से काफ़ी नीचे थे और 2019 में मेरे 110 नंबर थे जो कि जनरल की कट ऑफ से काफ़ी ऊपर था। तो इस तरीके के रेंज में मेरे नंबर रहते थे। सर यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस पीवाईक्यू एनालिसिस मतलब आप शायद ये पूछ रहे हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है या खुद करना चाहिए या कोचिंग क्लासेस के रिसोर्सेज़ लेने चाहिए? आपको जो ईज़ी पड़ता है आप वो करिए। देखिए खुद से करेंगे तो शायद आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट वो काफ़ी क्रिस्प होगा। कोचिंग क्लास का क्या है आप सीधे मटेरियल रीड करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपका थोड़ा-सा लॉस हो सके मतलब लॉस इन द सेंस कि आप पढ़ें और आप सारी चीज़ें नहीं ध्यान दे पाएँ। लेकिन जब आप खुद से एनालाइज़ करेंगे तो वो एक-एक चीज़ जो आप एनालाइज़ कर रहे हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में घुस रही है। तो आई थिंक कि वो चीज़ में आपको शायद शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, पीवाईक्यूज़ आप खुद ही एनालाइज़ करिए। मैं मैथमेटिक्स के लिए अपने आप
पीवाईक्यू उसको एनालाइज करता था। डिड यू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर? हाँ, मैं नोट्स बनाता था। न्यूज़पेपर में मैं नोट्स बनाता था, बट क्या था कि वो काफ़ी बल्की हो जाते थे लास्ट में, तो उसके लिए मैं कभी उसको दोबारा पढ़ नहीं पाया। तो वो ऐसे के ऐसे ही मेरे नोट्स पड़े रहते थे। तो वो एक तरीके से मुझे लगता था कि थोड़ा-सा टाइम वेस्ट भी हो गया उसकी वज़ह से। सर, इट इज़ नेसेसरी फॉर टू मेक नोट्स। नहीं यार, नोट्स बनाना इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनीथिंग, बट इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड which you are not able to recollect each and every time that you see a particular question or particular topic. For that, you can make special notes, but not for every topic, because it is really impossible to make notes for every topic until and unless you are studying in a coaching institute and you are making notes right away from what your educator is telling you about. ऐसे राइटिंग के बाद, ऐसे राइटिंग यही है, टॉपर वीडियोस देखिए और आप एक फॉर्मेट आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको डायमेंशन को एक्सप्लोर करना है, एंड देन यू कैन परस्यू इट वेरी इजीली। सर, क्या कॉलेज बैकग्राउंड मैटर करता है इंटरव्यू में कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मैटर करता है, क्योंकि हर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से क्या कहते हैं लोग पास आउट होते हैं और यूपीएससी क्लियर करते हैं। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप ये करिए कि जब आप एग्जॉस्ट होने लग जाए तो आप ब्रेक्स ले लें, लेकिन आप इतने लंबे ब्रेक्स नहीं लें कि आपको वापस पढ़ाई के मोड में आने में टाइम लगे। उसी से कंसिस्टेंसी हो सकती है, और आप अपना एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत शुरू रखें, बट आप सोशल मीडिया वगैरह से एटलीस्ट दूर रख रहें, क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी टाइम किलर था मेरे लिए, और मतलब आई होप कि इस चीज़ से आपको एक कंसिस्टेंसी मिली रहे और आपको हमेशा गोल की तरफ फोकस रखना है। तभी आप क्या कहते हैं कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और परफॉर्मेंस को आप रेगुलरली अपना रिव्यू करते रहें, ताकि अगर आपका परफॉर्मेंस गिर रहा हो तो आप उसको सही टाइम पे इम्प्रूव कर लें। सर, एम लक्ष्मीकांत वर्सेस डी बासु या खान सर के क्लास? अ, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, बाकी दोनों के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट कर नहीं सकता। बट अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सोर्स पकड़े तो आप उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करें। आप बिल्कुल उसका एक भी लेक्चर मिस नहीं करें, एक भी वर्ड आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नहीं पढ़ा हो उसमें से। तो आप उस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। साइंस एंड टेक हाउ टू कवर? आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए और करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स पढ़िए, उससे हो जाएगा आपका। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को आपको हमेशा फ्यूचरिस्टिक वे में देखना होगा, ताकि आप क्वेश्चंस उसके ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकें। सर, सीए मैगज़ीन सफिशिएंट रहेगी और न्यूज़पेपर नेसेसरी है, या ऑनलाइन डेली मिनट ट्रैफिक? आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करिएगा, और आप करंट अफेयर मैगज़ीन को आप रेगुलरली रिवाइज़ करिए। न्यूज़पेपर आप सिर्फ़ एक बार पढ़िए, और डेली 30 मिनट वीडियो जो है, वो आप एक ही बार देखिए। करंट अफेयर मैगज़ीन आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, उसी से आपका अच्छे से बैकग्राउंड क्लियर होगा किसी भी करंट अफेयर इश्यू से, और जो कि 3-4 साल पुरानी चीज़ें यूपीएससी पूछ लेता, तो वो करंट अफेयर मैगज़ीन से कवर होगा आपकी 1 साल की पढ़ाई में ही। तो आप ये करिएगा। लक्ष्मीकांत को अगर समझ लें तो रिवीजन रिवीजन डीपली स्टोरी वाइज रिवीजन करें, या इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं प्रीवियस में? हाँ, ये लक्ष्मीकांत जो है ना, आपको ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना कौन सी जगहों पे फोकस करते हैं। तो मोस्टली क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट तक जो है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर जो बाकी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हो गई, जैसे कि सीबीआई वगैरह, तो उनसे काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। ये क्या कहते हैं, ट्रेंड ब्रेक भी हो जाता है कभी-कभी। जैसे इस बार सीबीआई का कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट इस बार एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हमें दिखा, जो कि मतलब मैंने करीबन 3 साल पहले पढ़ा था। तो आप एटलीस्ट 1-2 बार तो लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर पढ़ लें, और जब प्रीलिम्स और मेंस पास में आए तो प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से आप ये देखें कि कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन स्टेट और सेंटर, इस चीज़ में जब प्रॉब्लम आती है, तो इससे रिलेटेड क्या कहते हैं, जो स्टेट इमरजेंसी है, ये गवर्नर्स रूल है, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, ये सब चीज़ें क्या है कि यूपीएससी के कुछ टाइम से बहुत ही फेवरेट टॉपिक रह चुकी थी, कि हर साल उसका क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ये सारे बेसिक क्वेश्चंस ना छोड़ें। सर, क्या सारे सिलेबस जीएस के नोट्स बनाने ज़रूरी हैं? देखिए, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपके नोट्स वो अपने आप बना देते हैं, और नोट्स आप ना बनाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। इससे अच्छा आप
कोई पर्टिकुलर सोर्स आप क्या कहते हैं मार्केट से या फिर कई कोई बुक है उससे उससे आप क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका नोट्स बनाने का एफर्ट कम हो जाए और आप जो एक्चुअल चीज़ है, जो आपको स्टडी करना है, आपको जो पढ़ाई करनी है, आपको नॉलेज गेन करना है, आप उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सर, हाउ टू ओवरकम द फियर? यार फियर को टैकल करने के लिए एक ही चीज़ है कि ये जो इतना कॉम्पिटिशन होता है, इतने फेलियर्स हैं, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें, आप नॉइज़ से दूर रहें, आप अच्छी जगह से गाइडेंस लें, आप अपना प्रिपेयर करते रहें और कभी भी डिसहार्टेन हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, है ना? आप आइसोलेटेड वे में मत रहिएगा, है ना? तो उससे क्या है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात करेंगे तो जितना फ़ियर आपको होगा उतना ही आपके फ्रेंड को भी क्या कहते हैं फ़ियर हो सकता है प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उससे आपको शायद आपका मन हल्का होगा कि हाँ, आप अकेले नहीं हैं, सबको क्या कहते हैं डर लगता है, थोड़ा डर होना ज़रूरी भी है क्योंकि डर नहीं होगा तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। सेम चीज़ मेरे साथ भी लागू होती है। मेरे पास कोई गाइडेंस एंड ग्रुप भी नहीं है सर, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी सर? हाँ, तो गाइडेंस और ग्रुप नहीं है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि यूट्यूब पे टॉपर वीडियोज़ होते हैं। तो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई अगर टॉपर है, तो आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए कि उन्होंने कैसे किया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी। और ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपको ग्रुप की ज़रूरत है। आई होप कि आपका इंटरव्यू तक हो, उसके बाद वो एक अलग इक्वेशन बननी शुरू हो जाती है डिफरेंट एस्पिरेंट्स के साथ। आपको क्या कहते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज़ भी आपको हेल्प करेंगे, आपको मेंटर्स भी होंगे जो आपको मोर देन विलिंगनेस टू हेल्प यू, है ना? दे विल बी मोर देन टू हेल्प यू। तो आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप ये मत सोचिए कि आपका पीयर ग्रुप नहीं है और आपको मतलब साथ तैयारी करने वाले लोग नहीं है। प्रीलिम्स मेंस आइसोलेटेड वे में तैयारी करने वाला ही फेज है। सर, हाउ टू रीड बुक्स thoroughly cover every topic? नहीं यार, we don't have to cover each and every topic uh, because we have to summarize things, summarize the topics that are favorite for UPSC and which are relevant for particular year's exam. So in that case, every topic, every chapter, every word is not important. Once you have to once read it so that you are not means you're not away from those basic information that people might be having who are in competition with you. So, so just pick those important topics, and for other topics, you just have to read it once or twice, so that you just get the confidence that you have studied about it, and you have that basic information to at least not get scared by any particular question that you might be facing during your examination. I am a beginner and wants to prepare by self-study. What are the basic things that I should start with? You should start with newspaper reading. Then you should start with NCERTs, and you have to choose your optional very wisely because resources are very important because you are saying that you are not pursuing any coaching. So in that case, resources are very important. You have to see that what all resources are available for a particular option. Sir, how to stay consistent every day? Every day ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा overburden नहीं करें अपने आप को. Don't overburden yourself. Take take small steps. Small steps will take you to great heights. Okay, don't climb the ladder too fast within a particular small time frame and then get exhausted close to the exam. So that is not a good strategy. Be consistent in the way that take smaller steps, set smaller goals for every day, week, month, so that your preparation is under your control and not under your uh, stress. Means your stress should not control your preparation, but your mental peace and calmness should control your preparation strategy. So how many hours did you devote for study? I think 5 to 6 hours is a good number. And after that, to supplement the rest of the day, you can do test series. In that, we cannot call solving test series as number of hours which we count in a day. तैयारी के टाइम क्रिकेट देखे या ना आप देखते थे? यार थोड़ा बहुत तो क्रिकेट सब देखते हैं तो मैं देखता था बट मेरे को एज सच क्रिकेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट एक स्पोर्ट एक अच्छा वे है आपका स्ट्रेस बस्टर के लिए बिकॉज़ स्पोर्ट्स आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, आपको बहुत कुछ सिखाता है कि बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स भी क्या कहते हैं एंड में जाके हार जाते हैं।
लेकिन वो हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर फिर से क्या कहते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट या फिर कोई क्या कहते हैं आपको कोई चैलेंज हो या फिर कोई टीम हो जिससे हार गए हैं, उसको अगली बार हराने के लिए उनको और मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, अपनी टीम चेंज करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सब चीज़ों पे हमें फोकस करके हमें एक स्पोर्टिंग बिहेवियर रख के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो सर यूपीएससी 2023 एग्जाम की तैयारी के लिए सही टाइम है, कौन से मंथ से शुरू करें? आप कल से शुरू कर दीजिए। अगर 2023 का एग्जाम आपको देना है, आप कल से ही शुरू कर दीजिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसैट, एनी यूट्यूब चैनल यू वांट टू सजेस्ट? यार मैंने सीसैट का कुछ कभी कोचिंग करा नहीं। मैंने गिनती के क्या कहते हैं 7-8 टेस्ट दिए होंगे पूरे 5 साल के प्रिपरेशन में, क्योंकि सीसैट मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग ही अटेम्प्ट करता था। वो 50 क्वेश्चन में मेरे को बस सिर्फ 66.66 मार्क्स लेके आने थे, दैट्स इट। मुझे मुझे कोई क्या कहते हैं मतलब उस पर्टिकुलर पेपर में मुझे टॉपर नहीं बनना था, ना ही मेरे को कुछ प्रूव करना था किसी को, तो मैं उसे उतना ही इम्पोर्टेंस देता था जितना उसको रिक्वायर्ड था। टेलीग्राम चैनल का नेम टेलीग्राम चैनल का नेम मेरा मेरे नाम से ही है, और मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल उसको साथ में लिखा हुआ है, बिकॉज मेरा फोकस एरिया उसी तरफ है। बट जीएस के लिए भी आई विल स्टार्ट अपलोडिंग my notes and my short notes, whatever I have prepared during the duration of my 5 years preparation. Sir, please share your Instagram account link. Instagram account link. You can search my name. तो इंस्टाग्राम में मेरा सुविज्ञ चंद्रा ही है, सिंपल यही मेरा यूजर नेम है। तो आप इजीली आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं, बट उसमें मैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं डालता, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, क्योंकि इस टाइम पे आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे पढ़ाई करने का, और सोशल मीडिया कभी कभी आपका जरूरत से ज्यादा टाइम ले सकता है, और वो आपका एफर्ट वर्सेस बेनिफिट का पूरा इक्वेशन खराब भी कर सकता है। तो टेक केयर। हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट करंट अफेयर सोर्स, यार दृष्टि और विजन ही सुना है मैंने। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दोस थिंग्स। सर आपको कौन सी पोस्ट मिली? पोस्ट मुझे नहीं मिली है, मैं अभी ट्रेनिंग के लिए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करूंगा लवासना में, मसूरी में। तो पोस्ट का क्या कहते हैं अभी कोई सेंस नहीं बनता। इज सेल्फ स्टडी इनफ फॉर प्रिपरेशन? यस, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी, बट जब मेरे को लगा कि मेरी प्रिपरेशन में काफी सारे गैप्स रह गए हैं, तो मैं आई नेवर शाइड अवे टू take guidance from different sources, and that too can be coaching classes, my seniors, my friends, one who can help me to achieve my dream. So yes, self study plus filling the gaps using the resources that are available in the market. That was my strategy. The prelims के लिए अलग क्या करना होगा? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग नहीं करना होगा। प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आपको 1 ईयर तक आपको सस्टेन करना है, इन्फॉर्मेशन लेते रहनी है, और आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपका बहुत ही रॉबस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको जैसे क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड में आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, 1 ऑप्शन एलिमिनेट, इसका आपको इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप सवाल देख के ही आप सॉल्व करना शुरू कर दें। इस तरीके से होना चाहिए। कौन से मंथ से तैयारी करनी चाहिए 2023 के लिए? आई थिंक राइट अवे। देर इज मतलब कभी भी क्या कहते हैं आप तैयारी शुरू करें तो वो लेट भी नहीं होता और जल्दी भी नहीं होता है। आपका सपना है और तो आपको जल्दी से जल्दी अचीव करना है, तो स्टार्ट राइट अवे। हाउ टू रिलेट करंट अफेयर्स टू सिलेबस? आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये देखना है कि आप करंट अफेयर्स को यूपीएससी के सिलेबस से टैली करें। और अगर वो आपको यूपीएससी के सिलेबस में कहीं पे नहीं मिलता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो आप उस न्यूज़ को छोड़ सकते हैं। ये थोड़ा-सा लॉन्ग मेथड है, बट आप एटलीस्ट 1 टू 2 मंथ्स आप ये एक्सरसाइज करें। उसके बाद आपका ब्रेन अपने आप ही क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर्स को छाँटना शुरू कर देगा। राइट फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन एज़ वेल। सर एक सिविल सेवक में ऐसा कौन-कौन से गुण होते हैं और उन्हें शुरुआत से कैसे विकसित करें? ये सिविल सेवक में ना गुण पता है क्या होते हैं कि वो हमेशा हम्बल रहता है, हमेशा डाउन टू अर्थ हो, पब्लिक की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार, और मतलब हमेशा सीखते रहना चाहिए उसको। और हमारी सिविल सेवा की जो ट्रेनिंग है
वो लबासना से शुरू नहीं होती, वो हमारी प्रिपरेशन से ही शुरू होती है। तो 5 साल से मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, वो एक तरीके से मेरी लाइफ़ के लिए मेरी खुद की ट्रेनिंग है, जो मेरे को आगे काम आएगी। तो हमेशा आपको सीखते रहना है, किसी से भी सीख सकते हैं आप, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके अपने स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपके अपने वीक एरियाज़ क्या हैं, उसको एप्रिशिएट करेंगे तभी आप क्या कहते हैं लाइफ़ में अपना मतलब गोल आप अपना अचीव कर पाएँगे। साइंस की कौन-सी एनसीईआरटी से स्टार्ट करें? देखो यार मैंने साइंस के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप आप क्या कहते हैं बेसिक 6, 7, 8 वाली एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन परस्यू करें। देखें, उन्हें पढ़ें, उसमें बेसिक्स होते हैं और कभी-कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट इन जनरल साइंस आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। तो एक एक एंथुसियास्ट या फिर एक क्या कहते हैं सीरियस एस्पिरेंट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो आगे आपको सर्विस में भी बहुत काम आएगा। तो उसको आप एक बर्डन की तरह मत लीजिए, उसको आप एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लीजिए कि आप अपना ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से अपना साइंस बैकग्राउंड की तरफ भी अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो आपको शायद वो एक टाइम पे अच्छा लगने लगे। सर मुझे इंटरनेशनल रिलेशन बहुत टफ लगता है, तो हाउ टू कवर दिस सब्जेक्ट आप ना उसको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ना आर्टिकल्स जो होते हैं ना, जो एडिटोरियल्स होते हैं, उनको पढ़िए। उनको आप बहुत डिटेल में पढ़िए। तो हो सकता है कि आपको पहली बार इंडिया-यूएस रिलेशन में आपको 20 पॉइंट मिले, 20 इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली कि उनका डिफेंस में ऐसे क्या कहते हैं ट्रांज़ैक्शन होता है, इनके लॉज़ इस तरीके से अलाइन करते हैं, इनका सिविल न्यूक्लियर डील है, ये उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो ये कुछ-कुछ पॉइंटर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में अगर फिर से इंडिया-यूएस रिलेशन का कोई आर्टिकल आया, तो वो जो 20 पॉइंट आपने जो लिखे हैं, अब उसमें आप उसपे ऐड करिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट आर्टिकल होगा तो आपको नए 20 पॉइंट मिलेंगे, बट आपको हो सकता है सिर्फ 4-5 नए पॉइंट मिले और बाकी सारे आपके पिछले आर्टिकल में रिपीट हो गए हों। क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो एक कंटिन्यूटी में आर्टिकल्स लोग क्या कहते हैं लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उसको आप स्लोली ही आप उसे बिल्डअप करके अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आपको मतलब अच्छे से करना है, तो आई थिंक आपको इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बिपिन चंद्र पढ़ लेनी चाहिए। उसमें कुछ-कुछ जगहों पे इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंडिया का रिलेशन बाहर के देशों के साथ कैसा है, वो है। एक एक बुक है पैक्स इंडी का। आई थिंक वो सिलेबस से तो बाहर ही है। उसको पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसकी काफ़ी डिफिकल्ट इंग्लिश है। वो मैंने पढ़ी थी क्योंकि मेरे को जानना था कि यार ये इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है? बिकॉज़ मेरे लिए भी बहुत टफ था। तो मैंने जब बुक पढ़ी तो एक मेरे को बर्ड्स आई व्यू का पर्सपेक्टिव पता लगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हू इज़ द राइटर, आप कोई भी एक इंटरनेशनल रिलेशन की कोई बुक पढ़ें, आप सीनियर से या फिर क्या कहते हैं, आप वहाँ पे भी आप शॉप्स में भी जाकर के पूछ सकते हैं या फिर अमेज़न पे आप टॉप ट्रेंडिंग बुक्स में भी आप जाके देख सकते हैं कि कौन-सी बुक किस टॉपिक के लिए काफ़ी फेमस है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं 2024 को टारगेट किया हूँ और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालना है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें और आप ऑप्शनल अच्छा-सा चूज़ करें और आप डरिए मत कभी, है ना? क्योंकि आप 2024 तक अगर आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही वो रहना पड़ेगा, रेज़िलिएंट रहना होगा अगेंस्ट एनी चैलेंजेस और एनी circumstances that might uh, stop you from preparing in the way that you started it, like if you are starting it today. तो जिस फोर्स से आप अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप बाद में इतना फोर्स से नहीं पढ़ पाएँ, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए नेवर ओवरबर्डन योरसेल्फ और जितना आप पढ़ पाएँ उतना ही पढ़िए। और उसके साथ-साथ आप परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहिए अपने, कि आपके टेस्ट सीरीज़ में प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में क्या 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप 60-70s में हो रहे हैं या 50-40 में हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ जगहों पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि मास्टर नहीं किया जा सकता, तो आपको बस डटे रहना है। मॉर्निंग में कितने बजे से आप स्टडी करते थे टिल नाइट तक व्हाट टाइम? आई थिंक ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो गया क्योंकि मैं किसी दिन 12 बजे भी उठ जाता था दोपहर के और किसी दिन मैं 6 बजे भी उठ जाता था, तो मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वो जो 16 घंटे हैं उसको दिन के कैसे यूज़ करने हैं, वो आपका दिन की शुरुआत कभी भी किसी भी टाइम से हो सकती है। जनरली मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि शोर कम होता था। सर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर टेस्ट सीरीज़ एंड मेंस। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म यार आईएएस बाबा टीएलपी काफ़ी फ़ेमस है। फोरम आईएएस भी काफ़ी अच्छा है। उसका जो एडब्ल्यूएफजी वाला जो कोर्स है वो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है मेंस के लिए। बाकी प्रीलिम्स के लिए
I didn't take any test series, both online or offline. I used to take the resources that were available already, मतलब in the market. So उस चीज़ में मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। मेरी एज 18 ईयर्स है, क्या मैं 2025 में कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनिटली यार, अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो तुम कर सकते हो। हाई लेवल इंग्लिश यूज़ करें यूपीएससी में, या नॉर्मल इंग्लिश, आई थिंक नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ताकि किसी को समझ में आए। अगर बहुत हाई लेवल का दे दिया ना, तो वो पढ़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे पेपर चेकर, और आपको नंबर भी कम देगा। मुझे पर डे कितनी देर पढ़ना चाहिए फ्रॉम बेसिक्स? 6 to 7 hours you can target, max to max 8 hours, but followed by test series practice. तो आपका काफ़ी अच्छा एक पूरा का पूरा एक एफिशिएंट दिन हो जाएगा। आपको काफ़ी क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस या फिर जो प्रोडक्टिविटी है दिन की, काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। मैथ्स ऑप्शन में आपका कितना नंबर आया? 297 आए थे मेरे मैथ्स ऑप्शन में। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। येस, एनसीईआरटी इज़ इम्पोर्टेंट, बट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रीड इट, इट्स अप टू यू कि आपको कितने टाइम में याद हो जाता है। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन के साथ करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना चाहिए? न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू टेक 2 to 3 आवर्स एवरी डे। उसके बाद 30 मिनट का वीडियो देखने के लिए आई यूज्ड टू सी इट एट 2x, तो वो 15-20 मिनट में हो जाता था। और मैगज़ीन के लिए यार बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट क्या कहते हैं, 1 वीक तो लगता है अच्छे से पढ़ने में, करंट अफेयर की मैगज़ीन मंथली वाली। सर आई वांट टू प्रिपेयर अलोंग विद माय ग्रेजुएशन बट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ये। देखो यार, ये कॉलेज वाला क्वेश्चन है। देखो, कॉलेज को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वो ग्रेड जो आपकी लगेगी ना, वो आपको यूपीएससी में भी फिल करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिए कि आप कहीं पर भी ये नहीं दिखाएँ कि आप कोई सिंसियर स्टूडेंट नहीं थे। ऐसा ना हो कि कॉलेज करते-करते यूपीएससी भी करने जाएँ और दोनों चीज़ें नहीं हों। आई आई वुड नॉट लाइक टू जिंक्स इट, बट आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट कि एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपका नॉलेज बेस बनने के लिए। तो एक बार में एक ही चीज़ पर चिपके। जैसे कॉन्सेप्ट समझो और एनालिसिस का क्या मतलब होता है? बताएँ, हमें सब मेमोराइज़ करना होगा या जस्ट रीड प्लीज़? आपको क्या है, कुछ कुछ चीज़ों में एनालिसिस करना होगा, मोस्टली एनालिटिकली क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस में, प्रीलिम्स में, सब में। बट कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे हिस्ट्री आपको याद करना ही पड़ेगा। पॉलिटी में आपको आर्टिकल नंबर्स याद करने ही पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आप एग्रीकल्चर का अगर आपको एक बेसिक नॉलेज होगा तो आप किसी भी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को। बट उसमें अगर आपको खारिज-फ़ाबी क्रॉप नहीं पता है, जो कि याद करने वाली चीज़ है, तो यू हैव टू वर्क मोर अपॉन दैट एस्पेक्ट। सर, मराठी में यूपीएससी दे सकते हैं क्या? हाँ, डेफ़िनिटली मेरा एक फ्रेंड है, वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा है 2 बार, उसने मराठी मीडियम में ही सब कुछ लिखा है। यू कैन आल्सो डू इट। सर, मेंस में एससी एनवायरनमेंट साइंस से होना, बस एससी जेडबीसी से, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? एमएससी, ओके सॉरी। सर, मैं एमएससी एनवायरनमेंट साइंस से हूँ। यार, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब ये मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि मैंने आपको वो ऑप्शन बता दिया और आप फिर वो लेकर के फिर मेरे को कोसो, तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनी ऑप्शन टू यू। इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन-सा लेना है। सर, पहले जीएस 1, 2, 3, 4 की तैयारी करें या ऑप्शनल की? आई थिंक पहले ऑप्शनल की करिए, क्योंकि जीएस 1, 2, 3, 4 की आपकी ऑटोमैटिकली होने लग जाएगी। ऑप्शनल आपका प्रीलिम्स से पहले तैयार होना चाहिए, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, है ना? इससे ना कम होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा करें तो अच्छी बात है, बट आई थिंक इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, जो कि 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा प्री क्वालीफाई नहीं हुआ है। फिर क्या आप सिर्फ़ फ़ोन से पढ़ते थे प्री क्वालीफाई? सिर्फ़ फ़ोन से पढ़ के तो नहीं होगा। ब्रो, आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको रिसोर्सेज़ भी लेने पड़ेंगे, है ना? और आपको टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें सिर्फ़ मोबाइल से नहीं होती, तो आपको अलग से एफर्ट लेने पड़ेंगे। सर, यूपीएससी में साइंस के क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, पूछा जाता है ना साइंस का क्वेश्चन, बट उसको आप बर्डन की तरह मत लीजिए, उसको आप इंटरेस्टिंग वे में लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपको अ, ह्यूमन ह्यूमन माइंड और ह्यूमन एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज़ करके हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी इम्प्रूव करता है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, तो आप उसको कभी बर्डन मत लीजिए। सर, में हूँ मैं 2 ईयर कॉलेज में हूँ, अभी से स्टार्ट कर दी है प्रिपरेशन। इट इज़ गुड दैट यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन, आई वुड नॉट डिमोटिवेट यू, बट प्लीज़ डोंट do it at the cost of your performance at college. ओके? फिर सर, बुक को कवर टू कवर पढ़ना है? नहीं, कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता कोई बुक। सर, मराठी में इंटरव्यू देता हूँ क्या? मीडियम आपका जो भी ऑप्शन ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप दें। मार्क्स में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? आप छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए, छोटे-छोटे स्टेप्स क्लाइंब करिए। ओके?
उसी से ही क्या कहते हैं आपका परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर पाएँगे अपना। विच मैगज़ीन मैं विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन पढ़ता था। 12th के बाद यूपीएससी की स्टडी कैसे करें? आप पहले कॉलेज कर लीजिए, थोड़ा लाइफ़ का पर्सपेक्टिव लीजिए, उसके बाद शुरू करिए प्लीज़, है ना? शॉर्ट सब्जेक्ट को अभी पढ़ें या नहीं या फ़ोकस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग रखें, प्लीज़ बताइए? अ, प्रीलिम्स को फ़ोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होता है ना? तो आपका वो एकदम क्लियर है। लास्ट के 2-3 महीने आप प्रीलिम्स पे ही फ़ोकस करिए, उससे पहले आप क्या कहते हैं, थोड़ा डाइवर्स पढ़ाई कर सकते हैं। डेली कितने सब्जेक्ट आप करते थे? करंट अफेयर्स, स्टैटिक और ऑप्शनल, ये 3 में डिवाइड करता था। अगर मैं कोई भी चीज़ पढ़ लूँ, वो मेरे ऊपर था, वो मेरे कम्फर्ट पे था। सर मेरी एज 29 ईयर है सर, मेरा अभी तक प्री क्लियर नहीं हुआ है, कभी सीसेट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ब्रो देखो इस बार एक टॉपर हैं युवराज मारवत, उनका 31 इयर्स में वो आईएएस बने हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी दैट उन्होंने अपना सपना 31 इयर्स में पूरा किया। एक और हैं टॉपर विशाल खत्री, उन्होंने 32 इयर्स की एज में आईएएस क्लियर किया है। सो बोला जाए तो जिनका सपना होता है तो आईएएस ही होता है ना? सो 29 ईयर हो या फिर कोई भी एज हो, अगर आप डटे रहेंगे, आपका एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ कोशिश करते रहिए, डिसहार्टन मत होइए। सर एक बात बताइए, एमएससी और यूपीएससी की कोचिंग साथ लेना पॉसिबल होगा? अ, नहीं यार, साथ में मत लो, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। बेस्ट बुक इंटरनेशनल रिलेशन यार कोई बेस्ट बुक का कोई डेफिनिशन नहीं है। आई एम सॉरी मेरे पास इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन्स अ, ओके देयर आर मोर। आई थिंक आई हैव टू जस्ट सी कि और टाइम है हमारे पास कि नहीं। सर मेंस अनसॉल्व्ड कौन-सा अच्छा रहेगा चैप्टर वाइज़? वो अरिहंत की बुक आती है ना शायद एक मैंने देखी नहीं है तो आप मार्केट में देख सकते हैं, किसी भी शॉप ओनर से भी पूछ सकते हैं कि कौन-सी बुक्स ज़्यादा चल रही हैं। सर मैं अभी क्लास 11th में हूँ, आर्ट्स लिया है, कोई दिक्कत यूपीएससी में नहीं होगी? ब्रो नहीं होगी बट थोड़ा-सा पहले स्कूल पे ध्यान दे लो। यूपीएससी बहुत बाद की बात है। सर बिना कोचिंग मैगज़ीन काम चलेगा अगर मैं ओनली आईएएस के एडिटोरियल डिस्कशन हाँ यार, ओनली आईएएस का मैंने सुना है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स उसे परस्यू मतलब उसे पढ़ते थे, तो आप उसे देख सकते हैं। बट अगर आपको लगे कि करंट अफेयर मैगज़ीन आपने दूसरे कोचिंग में अगर आपने सिर्फ़ इंडेक्स देखी और इंडेक्स में आपको लगा कि नहीं यार सारा इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा-सा उसमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है? सर आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? प्लीज़ गिव मी सजेशन। आप टीएलपी आईएएस बाबा से शुरू कर दीजिए। उसमें आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन्स मिलेंगे और आप आंसर लिख सकेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मराठी मीडियम को सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। देखो यार आपको रिसोर्सेज़ के मामले में ना इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। बट वो आपके ऊपर है कि आप वो हिंदी हिंदी मीडियम वाला मटीरियल भी पढ़ के आप मराठी मीडियम में एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो आपको वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उस चीज़ में और ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं इसको आंसर नहीं कर सकता। बट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स डूइंग दैट कि वो हिंदी मीडियम वाली कंटेंट पढ़ें और इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी क्या कहते हैं साथ में क्लब करें और मराठी मीडियम में पूरा का पूरा मेंस लिख के आए हैं और इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ। डोंट मेक नोट्स राइट अवे। बाद में लास्ट में प्रीलिम्स के एक 1 डेढ़ महीने पहले बना लेना। अगर अगर ज़रूरत लगी तो, वैसे तो सब याद हो जाएगा। कॉलेज के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, कहाँ से करें? जहाँ से बेस से निकल कर सब क्लियर हो। आई थिंक कोई कोचिंग क्लास को आप कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं अपने फ्रेंड से, अपने पीयर ग्रुप से या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि क्या वो बुक्स पढ़ते थे, वो बुक से आप स्टार्ट कर लीजिए। कोचिंग नेसेसरी नहीं है बट अगर आपको बिल्कुल भी क्या कहते हैं बेस आपको क्लियर नहीं है तो कहीं से गाइडेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट एक फैक्टर है तो आप ऑनलाइन मोड्स में देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड्स में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपको काफी कम कॉस्ट में आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं। अल्टीमेटली पढ़ाई आपको ही करनी है, तो कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग क्लास आपको एक लिमिट तक ही पढ़ा सकता है, उसके बाद आपको अपने आप ही पढ़ाई करनी है। सर मेरा मीडियम हिंदी है तो आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? देखो जब कोई भी कोचिंग क्लास या फिर कोई भी वेबसाइट है जो कि आपको डेली आंसर राइटिंग कराती है, तो उसमें वो हिंदी ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन भी देता है। तो उसमें आप अपने ही लैंग्वेज में उसे लिखना शुरू करें और उसे इवैल्यूएट कराएँ।
तभी आपका आपका इवैल्यूएशन होगा एंड देन आपको कमेंट सजेशंस वगैरह मिलेंगे जिसमें आप वर्क करके अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। हाउ टू हैंडल थॉट्स। Uh, I think I don't know how to answer this thing because I don't have much idea about it, and I'm not a professional in that case. Uh, so but नॉर्मल वे में थॉट्स अगर हैंडल करना हो, थोड़ा सा डिप्रेशन हो या फिर थोड़ा सैड फेज आए लाइफ में, तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से रेगुलरली बात करते रहें। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएं जिनके साथ आप कुछ भी शेयर करें और आप अपना जो स्ट्रेस है उसको आप लो लेवल पे रखें ताकि आप प्रिपरेशन में सारा फोकस लगा सके रादर देन कि आप अपने डिप्रेशन को या फिर अपने सैडनेस को हटाने में एनर्जी वेस्ट करें। एनसीईआरटी कैसे पढ़ी? मैंने मैंने ऐसी पढ़ी कि मुझे नंबर ऑफ टाइम्स मैंने फिक्स कर लिया, मेरे को 5-6 बार पढ़ना ही है एनसीईआरटी। उसके बाद धीरे-धीरे अपने आप ही याद होना शुरू हो गई। सर कोई फ्रेंड, सीनियर या कोई भी हो सजेस्ट करने के लिए अ, आप किस ओके, देखिए आप अपने कॉलेज में जाएँगे, है ना? कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई होगा या कोई जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ से बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। तो आप उनके उन्होंने क्या बैकग्राउंड में उन्होंने क्या सब्जेक्ट पढ़ा था, उनका क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, उन सब से आप रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा हाँ, इस इंसान ने ऐसे करके पढ़ाई करी, इसने ये कोचिंग करी, इसने वो रिसोर्सेज़ यूज़ करे, तो मेरे साथ भी ऐसा सिमिलर वे में मैं क्या कहते हैं, रेप्लिकेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला था। मराठी मीडियम के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शन अच्छा है क्या? आई एम सॉरी, आई एम नॉट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस। आप क्या कहते हैं किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी सीनियर से सजेशन लीजिए तो आपको ये इसका आंसर शायद आपको अच्छे से मिलेगा। सर यूट्यूब वाला, टेलीग्राम पे कोई ऐसा चैनल हो जो यूपीएससी के लिए बेस्ट हो? आई स्टिल आई एम नॉट अवेयर अबाउट दीज़ रिसोर्सेज़ और लेकिन है कई सारी चीज़ें, आप टॉपिक वाइज़ सर्च कर सकते हैं और उसके व्यूज़ देख सकते हैं, उसके लाइक्स देख सकते हैं कि वो कितना फ़ेमस है एस्पिरेंट्स के बीच में। फिर आप अपना जजमेंट ले सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को पढ़ना है। जैसे कि ये मैं इंटरव्यू के लिए उत्तर प्रदेश की पढ़ाई मुझे करनी थी, तो मेरे को एक पर्टिकुलर चैनल मिला था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो कि 30-35 वीडियो थे, वो मैंने सारे के सारे देख डाले थे और वो मतलब वो मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने गूगल सर्च किया था और मेरे को वो चैनल मुझे मिल गया था। तो मैंने इस तरीके से अपने जो प्रिपरेशन में जो गैप्स थे उसको फिल करने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज़ यूज़ करे। बट कंप्लीटली यूट्यूब पे बेस करो अपना प्रिपरेशन, आई हैव नॉट ट्राइड दैट, आई हैव नॉट हर्ड दैट। बट इफ यू गेट रिसोर्सेज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो द यूपीएससी सिलेबस सो दैट आप ज़्यादा प्रिपेयर ना करने। सर, आई विल गिव मेंस I will give UPSC exam in 2025 and I'm thinking of taking optional PSI because ऑप्शनल राइट और रॉन्ग आई डोंट थिंक, क्योंकि हर एक से टॉपर निकलते हैं, आपका इंटरेस्ट बताता है कि आपका ऑप्शनल क्या है। अच्छा, सर आप किस मीडियम से थे? इंग्लिश, मैं इंग्लिश मीडियम से था। सर यूपीएससी के लिए कॉलेज के मार्क्स मैटर करते हैं? आई थिंक मैटर नहीं करते हैं, बट वो आपके रिकॉर्ड में लिखते हैं, मतलब आपसे परसेंटेज मांगते हैं कि आपका ग्रेजुएशन परसेंटेज क्या है एंड सम वे और दी अदर वो देख सकता है कि आप कितना सिंसियर रह चुके हैं कॉलेज में। हाउ मच टाइम अलॉट फॉर कवरिंग एनसीईआरटी? आई थिंक एनसीईआरटी के लिए आप अपना प्रिपरेशन का 10 to 20% टाइम दे सकते हैं पूरा साल का। सर डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। अगर किसी और को डाउट हो अगले 1-2 मिनट में अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। सर ओनली बेस क्लियर करने के लिए कोई चैनल पूछ रही हूँ। अच्छा, तो आप एक काम करिए ना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं वो देखिए, फिर उसके ना सेशंस देख लीजिए क्योंकि रिवीजन सेशन के बहुत मतलब डिमांड रहती है, तो उसको करेंगे तो आपका बेस काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या है कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होता है, वो रिवीजन क्लास में वो बता देते हैं। बट बी बी श्योर अबाउट दैट कि वो सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं, आपको अल्टीमेटली मेहनत खुद करनी पड़ेगी।